क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप अपनी सफलता के सबसे करीब होते हैं, ठीक उसी वक्त आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया, जिसे अपने दिल का हर राज बताया, आखिर में वही इंसान आपकी बर्बादी की वजह बन गया? पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा खामोशी मांगती है। लेकिन हम इंसान अपनी भावनाओं में बहकर, अपनी खुशियों के शोर में वो गलतियां कर बैठते हैं जो हमें ताउम्र गरीबी और पछतावे की आग में जलाती रहती है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अमीर बनने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी समझ से होकर गुजरता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। और कुछ लोग गधों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उनके हाथ में आखिर में सिर्फ निराशा आती है। इसके पीछे का कारण कोई किस्मत नहीं है, इसके पीछे का कारण है वो रहस्य जो वो जानते हैं और आप नहीं। दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर जुबान पर आ जाए तो वो अपनी ताकत खो देती है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन सी वो बातें हैं जो आपकी तिजोरी को खाली कर सकती है, कौन सी वो बातें हैं जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है, तो शायद आप अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकते हैं। आज आप गांव का लड़का AI पर ये वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 1 घंटे में आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी जुबान होती है। हम अपनी ही आवाज से अपनी तकदीर का गला घोंट देते हैं। ये कहानी आपको उस अंधेरे से रूबरू कराएगी जिससे हम सब डरते हैं, धोखे का अंधेरा। जब अपना ही कोई खंजर भोंकता है तो दर्द नहीं होता, बल्कि हैरानी होती है, और वो हैरानी इंसान को अंदर से मार देती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। क्योंकि बाज कभी शोर नहीं मचाता, वो आसमान की ऊंचाइयों में अकेले उड़ता है और उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस सफर पर चलने वाले हैं जहां जज्बात है, डर है और जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। चलिए अब ये कहानी शुरू करते हैं। पुरानी जर्जर इमारतों और संकरी गलियों वाले एक शहर में राघव नाम का एक युवक रहता था। शहर का नाम वैसे तो नक्शे पर बहुत छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के सपने आसमान से भी बड़े थे। राघव भी उन्हीं में से एक था। उसकी उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी भूख जो खाने से नहीं मिटती थी, बल्कि कामयाबी से मिटने वाली थी। राघव का बचपन तंगहाली में गुजरा था। उसने अपने पिता को चंद रुपयों के लिए दूसरों के सामने झुकते हुए देखा था। उसने अपनी माँ को अपनी पुरानी साड़ियों में ही त्योहार मनाते देखा था। हर रात जब वो अपने छोटे से कमरे में टूटी हुई छत को घूरता था, तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि मुझे इस गरीबी के दलदल से निकलना है। मुझे इतना पैसा कमाना है कि मेरे परिवार को कभी किसी चीज के लिए सोचना न पड़े। लेकिन राघव में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो अच्छे अच्छे समझदार लोगों को भी ले डूबती है। राघव का दिल बहुत साफ था और उसे लगता था कि दुनिया भी उतनी ही साफ है। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। जब भी उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आता या उसे पैसे कमाने का कोई नया रास्ता दिखता, वो तुरंत अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बता देता। उसे लगता था कि खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दुनिया में नजर भी उतनी ही तेजी से लगती है। राघव की दोस्ती शहर के ही कुछ लड़कों से थी, जिनमें से एक का नाम विक्की था। विक्की दिखने में बहुत ही मिलनसार और हंसमुख था। हमेशा राघव के कंधे पर हाथ रखकर चलता था। राघव को लगता था
कि विक्की उसका भाई जैसा है। जब भी राघव को कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखती, वो सबसे पहले दौड़कर विक्की के पास जाता। राघव ने अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में एक छोटी सी दुकान से काम शुरू किया था। वो कबाड़ का काम था, लेकिन राघव का दिमाग तेज था। उसने देखा कि लोग जिसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, असल में उसमें सोना छिपा है। उसने पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रिपेयर करके बेचना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। पहली बार जब राघव ने 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सीधा विक्की के पास गया। उस शाम वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और पानी पर लालिमा बिखरी हुई थी। राघव ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और विक्की के हाथ में थमा दी। विक्की ने नोटों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी छाया आई, जिसे राघव देख नहीं पाया। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, तू तो अब बड़ा आदमी बनने वाला है, देखना एक दिन ये पूरा शहर तुझे सलाम करेगा। राघव उस तारीफ में बह गया। उसने उसी वक्त विक्की को बता दिया कि उसकी अगली योजना क्या है। उसने बताया कि वो शहर के बाहर बंद पड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के मालिक से बात कर रहा है, जहां टनों के हिसाब से तांबा पड़ा है और मालिक को उसकी कीमत नहीं पता। राघव ने कहा कि अगर वो सौदा हो गया तो उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो अपनी खुद की रिसाइकलिंग यूनिट लगा लेगा। राघव अपनी धुन में बोलता गया। उसने ये भी बता दिया कि वो किस कीमत पर सौदा करने वाला है और मालिक का नाम क्या है। विक्की चुपचाप सुनता रहा, बस बीच बीच में सिर हिलाता रहा। अगले एक हफ्ते तक राघव उस सौदे के लिए पैसों का इंतजाम करता रहा। उसने अपनी मां के थोड़े बहुत जेवर गिरवी रखे दोस्तों से उधार लिया और यहां तक कि अपनी छोटी सी दुकान के कागजात भी एक साहूकार के पास रख दिए। उसके ऊपर जुनून सवार था। उसे लग रहा था कि बस ये एक सौदा उसकी जिंदगी बदल देगा। जिस दिन उसे फैक्ट्री के मालिक से मिलने जाना था, उस दिन राघव सुबह जल्दी उठ गया। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाया और मां के पैर छू कर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आज शाम तक वो एक बड़ा व्यापारी बन जाएगा। लेकिन जब वो उस फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फैक्ट्री के मालिक के केबिन के बाहर विक्की खड़ा था। विक्की ने जैसे ही राघव को देखा, उसकी नजरें झुक गई। राघव को कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर गया। मालिक ने राघव को देखते ही कहा कि माफ करना राघव जी, आप आने में थोड़ी देर हो गए। ये सौदा तो हो चुका है। राघव ने हकलाते हुए पूछा कि सौदा हो गया, लेकिन हमारी तो बात हुई थी। मालिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि बात हुई थी, लेकिन बयाना नहीं दिया था। आपने और इस भाई साहब ने नकद भुगतान करके माल उठा लिया है। मालिक ने बाहर खड़े विक्की की तरफ इशारा किया। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। वो बाहर आया। विक्की अभी भी वही खड़ा था। राघव ने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। उसने चिल्लाकर पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? विक्की, तू तो मेरा भाई था। विक्की ने बहुत ही बेशर्मी से राघव का हाथ झटक दिया और बोला कि भाई, ये धंधा है, यहाँ भाईचारा नहीं चलता। यहाँ जो पहले बाजी मार ले वही सिकंदर है। तूने ही तो बताया था कि यहाँ खजाना छिपा है, मैंने बस उसे खोद लिया। तेरी गलती ये थी कि तूने अपनी योजना मुझे बता दी। उस दिन राघव को पहली बार समझ आया कि शब्द कितने महंगे पड़ सकते हैं। वो घर लौटा तो खाली हाथ था। सिर पर कर्जा था और दिल में एक गहरा घाव। मां ने जब उसका चेहरा देखा तो वो समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन राघव ने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो छत पर जाकर बैठ गया। शहर की बत्तियां जल रही थी। दूर कहीं से गाड़ियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन राघव के अंदर एक श्मशान जैसी खामोशी थी। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था, लेकिन आखिरी नहीं।
इंसान अपनी फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलता। ठोकर खाने के बाद हम संभलते जरूर हैं, लेकिन फिर से उसी रास्ते पर चलने की गलती कर बैठते हैं। राघव के साथ भी यही हुआ। समय बीतता गया। राघव ने धीरे धीरे फिर से मेहनत शुरू की। उसने उस धोखे को भुलाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद विक्की गलत था, बाकी दुनिया ऐसी नहीं है। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने ये नहीं सीखा कि गलती विक्की की नहीं थी, गलती राघव के उस भरोसे की थी जो उसने बिना परखे किसी पर किया था। अगले 2 सालों में राघव ने फिर से अपनी गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश की। इस बार उसने एक नया काम शुरू किया। उसने कपड़ों का व्यापार करने की सोची। वो दूसरे शहरों से सस्ता कपड़ा लाता और अपने शहर में मुनाफे पर बेचता। धीरे धीरे उसका काम जमने लगा। उसके व्यवहार और उसकी मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। अब राघव के पास फिर से थोड़े पैसे जमा होने लगे थे। उसकी मुलाकात एक नए शख्स से हुई जिसका नाम था सेठ गिरधारी। गिरधारी शहर का एक जाना माना व्यापारी था, लेकिन उसकी नीयत के बारे में लोग दबी जुबान में बातें करते थे। राघव को लगा कि गिरधारी जैसा बड़ा आदमी अगर उसका साथ देगा तो वो बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा। गिरधारी मीठा बोलता था। उसने राघव को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वो अक्सर राघव को चाय पर बुलाता, उसकी तारीफ करता और कहता कि राघव, तुम में बहुत आग है, तुम बहुत आगे जाओगे, बस तुम्हें एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। राघव फिर से पिघल गया। उसे लगा कि उसे एक पिता समान मेंटर मिल गया है। एक दिन गिरधारी ने राघव के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि राघव, हम दोनों मिलकर एक बड़ा शोरूम खोलते हैं। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुम्हारी होगी और मुनाफा आधा आधा। राघव को लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। उसे लगा कि अब उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। उसने बिना किसी लिखापढ़ी के, बिना किसी कानूनी कागज के गिरधारी की बात मान ली। इतना ही नहीं, राघव ने अपने अब तक के कमाए हुए सारे पैसे भी उस शोरूम के इंटीरियर में और स्टॉक में लगा दिए, ये सोचकर कि ये तो उसका अपना ही काम है। शोरूम खुला और चल निकला। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। राघव दिन रात वहां खड़ा रहता, ग्राहकों को संभालता, हिसाब किताब रखता। गिरधारी सिर्फ शाम को आता, गल्ले का हिसाब देखता और राघव की पीठ थपथपाकर चला जाता। 6 महीने बीत गए। शोरूम ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। राघव ने सोचा कि अब उसे अपने हिस्से का मुनाफा मांगना चाहिए ताकि वो अपने पुराने कर्जे चुका सके जो विक्की वाले धोखे के समय से चले आ रहे थे। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, राघव ने हिम्मत करके गिरधारी से कहा कि सेठ जी, अब तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मुझे मेरे हिस्से के कुछ पैसे मिल जाते तो घर में थोड़ी मदद हो जाती। गिरधारी का चेहरा बदल गया। वो जो हमेशा मुस्कुराता था अचानक गंभीर हो गया। उसने अपनी बही खाता बंद किया और चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उसने राघव की आंखों में देखा और पूछा कि कौन सा हिस्सा राघव। राघव सन्न रह गया। उसने कहा कि सेठ जी, हमारी बात हुई थी न कि मुनाफा आधा आधा होगा। गिरधारी जोर से हंसा, ऐसी हंसी जो डरावनी थी। उसने कहा कि राघव, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हमारी ऐसी कोई बात हुई थी? क्या तुम्हारे पास कोई कागज है जिस पर मैंने दस्तखत किए हों? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ जुबान की कीमत पर भरोसा करके आया था। गिरधारी ने आगे कहा कि देखो लड़के, तुम यहां नौकरी करते हो और मैंने तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह हर महीने दी है। अब अगर तुम हिस्सेदारी की बात करोगे तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। राघव को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो चिल्लाया, वो रोया। उसने गिरधारी के पैर भी पकड़े, लेकिन गिरधारी ने उसे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया। सड़क पर फिर वही राघव था, फिर वही खाली हाथ, फिर वही अंधेरी रात। लेकिन इस बार दर्द अलग था। पिछली बार एक दोस्त ने धोखा दिया था, इस बार एक बुजुर्ग ने। पिछली बार लालच था, इस बार भरोसा था। राघव सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थी, कीचड़ उछालती हुई, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं है? क्या सीधा होना गुनाह है? वो उठा और बेसुध होकर चलता रहा। चलते चलते वो शहर के पुराने हिस्से में पहुंच गया, जहां पुराने मंदिर और खंडहर थे। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर साधु संत बैठा करते थे। राघव वहां जाकर बैठ गया। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से चीखे दुनिया को बताए कि उसके साथ कितना गलत हुआ है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई थी। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की ओट में एक साया बैठा है। अंधेरा था, इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस साये से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। राघव ने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहा। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो खुद से बातें कर रहा था कि आखिर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस अपने परिवार की खुशी चाही थी। मैंने तो बस मेहनत की थी, फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? उस रात राघव घर नहीं गया। वो वही उस पेड़ के नीचे लेटा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे, मानो उस पर हंस रहे हों। सुबह हुई तो राघव की आंख खुली। उसके बदन में दर्द था और आत्मा में थकान। उसे लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। उसने सोचा कि शायद मौत ही उसे इस दर्द से आजाद कर सकती है। वो उठा और पास ही बह रही गहरी नदी की तरफ चल दिया। उसके कदम भारी थे। नदी का पानी शांत था और गहरा भी। राघव किनारे पर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां का चेहरा याद किया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और नदी के पानी में मिल गया। वो कूदने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक चीख थी, एक बहुत ही तीखी और प्रभावशाली चीख। राघव चौंक गया। उसने ऊपर देखा। आसमान में एक बाज मंडरा रहा था। वो बाज सामान्य नहीं था। उसका आकार बहुत बड़ा था और उसके पंख सुनहरे भूरे रंग के थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बाज ने एक और चीख लगाई और सीधा नीचे की तरफ गोता लगाया। राघव मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। बाज पानी की सतह को छूते हुए निकला और अपने पंजों में एक बड़ी मछली को दबोचकर वापस आसमान की तरफ उड़ गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि राघव पलक भी नहीं झपक पाया। उस बाज की उड़ान में एक अजीब सा संदेश था। राघव ने देखा कि बाज ने शिकार करने से पहले कोई शोर नहीं मचाया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या करने वाला है। वो बस शांत रहा। उसने सही वक्त का इंतजार किया और जब मौका मिला तो बिना किसी गलती के अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। राघव वही जम गया। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्या मेरी गलती यही थी? क्या मैं शिकार करने से पहले ही शोर मचा रहा था? वो नदी के किनारे से पीछे हट गया। आत्महत्या का विचार उसके दिमाग से निकल गया। उसके अंदर एक नया सवाल जन्म ले चुका था। उसे लगा कि ये बाज उसे कुछ सिखाने आया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक पक्षी है, ये क्या सिखाएगा? राघव वापस उसी पेड़ के नीचे आया जहां उसने रात बिताई थी। अब वहां उजाला था। उसने देखा कि वहां कोई साधु नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे उसने दुनिया के सारे तूफानों को देखा हो। वो बूढ़ा आदमी राघव को देखकर मुस्कुराया नहीं, बस उसे देखता रहा। राघव उसके पास गया और अनजाने में ही उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने अपनी जेब से एक सूखी रोटी निकाली और उसका एक टुकड़ा तोड़कर राघव की तरफ बढ़ाया। राघव ने न चाहते हुए भी वो टुकड़ा ले लिया। भूख उसे लग रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था। रोटी खाते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर में जान आ गई हो। बूढ़े ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्तों के चलने की आवाज। उसने कहा, मरना बहुत आसान है बेटा, जीना मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है गिरकर दोबारा उठना। राघव ने उसकी तरफ देखा।
उसे लगा कि ये बूढ़ा उसके मन की बात जानता है। राघव ने कहा, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया 2 बार, अब मुझमें हिम्मत नहीं है। बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया जहां वो बाज अभी भी मंडरा रहा था। उसने कहा, उस बाज को देख रहे हो? वो भी कई बार अपना शिकार चुगता है, कई बार दूसरे पक्षी उसका खाना छीन लेते हैं, लेकिन क्या वो उड़ना छोड़ देता है? क्या वो शिकार करना छोड़ देता है? राघव चुप रहा। बूढ़े ने आगे कहा, बाज जंगल का राजा नहीं है, शेर है, लेकिन बाज कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। वो बादलों के ऊपर उड़ता है जब बाकी परिंदे बारिश से बचने के लिए छिप रहे होते हैं। तुम्हें बाज बनना होगा राघव, तुम्हें अपनी फितरत बदलनी होगी। राघव को लगा कि ये कोई साधारण बातचीत नहीं है, ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ है जिसका उसे इंतजार था। उसने बूढ़े से पूछा, लेकिन मैं कैसे बदलूं? मैं जब भी किसी पर भरोसा करता हूं, मुझे धोखा मिलता है। मैं जब भी कुछ करना चाहता हूं, वो बिगड़ जाता है। बूढ़े ने राघव की आंखों में झांका और कहा, क्योंकि तुम अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना लेते हो। तुम अपनी जुबान को काबू में नहीं रखते। पैसा और सफलता, ये दोनों प्रेमिका की तरह होती है। इन्हें ईर्ष्या बहुत जल्दी होती है। अगर तुम इनका ढिंढोरा पीटोगे तो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर उसने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। एक पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी। कहते हैं कि एक बार एक बाज ने एक आदमी को अमीर बनने के 8 नियम बताए थे। वो नियम नहीं, चेतावनियां थी। जिसने उन 8 बातों को मान लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और जिसने उन्हें नजरअंदाज किया, वो चाहे राजा भी हो, भिखारी बन जाता है। राघव की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसे लगा कि शायद यही वो ज्ञान है जिसकी उसे कमी थी। उसने तुरंत पूछा, बाबा, क्या है वो 8 बातें? मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन इस बार हार नहीं मानूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया, इतनी जल्दी नहीं। वो ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता, और नहीं उसे शब्दों में ऐसे ही बताया जा सकता है। उसे समझने के लिए तुम्हें पहले खुद को उस लायक बनाना होगा। तुम्हें अपनी राख से फिर से जन्म लेना होगा। क्या तुम तैयार हो एक और संघर्ष के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी आदतों को मारने के लिए? राघव ने मुट्ठी भींची। उसके अंदर का डर अब गुस्से और संकल्प में बदल रहा था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़े ने कहा, तो सुनो, ये सफर आसान नहीं होगा। अब तुम वापस उसी दुनिया में जाओगे, उन्हीं भेड़ियों के बीच। लेकिन इस बार तुम भेड़ बनकर नहीं जाओगे। इस बार तुम खामोश रहोगे। तुम काम करोगे, लेकिन शोर नहीं मचाओगे। तुम्हें तब तक लड़ना होगा जब तक कि तुम्हारी सफलता खुद शोर न मचा दे। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम टूट रहे हो, तो याद रखना कि बाज जब बूढ़ा होता है तो वो अपनी चोंच और अपने नाखून खुद तोड़ देता है ताकि वो नए सिरे से उग सके। दर्द होता है, खून बहता है, लेकिन वो ये करता है ताकि वो फिर से शिकार कर सके, फिर से जी सके। राघव खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे इतना पता था कि अब वो पुराना राघव नहीं रहा। वो वापस शहर की तरफ मुड़ा। धूल भरी आंधी चलने लगी थी। राघव के बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। वो वापस उसी बाजार में जाने वाला था जहां उसे लूटा गया था, जहां उसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार था, खामोशी का हथियार। और उसके मन में वो सवाल गूंज रहा था कि आखिर वो 8 बातें क्या है जो मौत आने पर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो रहस्य अभी भी उस बूढ़े के पास सुरक्षित था, लेकिन राघव जानता था कि वो उसे हासिल करके रहेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। राघव को अभी ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उसे किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान पैसे का नहीं, बल्कि रिश्तों का होने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जहां उसे चुनना होगा
कि वो पैसा चाहता है या प्यार, सत्ता चाहता है या शांति। शहर की भीड़ भाड़ में राघव कहीं खो गया, लेकिन एक चिंगारी सुलग चुकी थी। एक ऐसी चिंगारी जो आने वाले समय में एक जंगल की आग बनने वाली थी, और उस आग में या तो राघव जलकर खाक होने वाला था या फिर कुंदन बनकर निकलने वाला था। राघव शहर की उस धूल भरी सड़क पर वापस आया, जहां उसे हर चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन अब उन चेहरों के लिए वो एक अजनबी बन चुका था। उसकी जेब खाली थी, लेकिन मन में एक अजीब सा भारीपन था। वो भारीपन निराशा का नहीं था, बल्कि एक संकल्प का था। उसने कसम खाई थी कि वो खामोश रहेगा। शहर की वही शोरगुल वाली गलियां, वही हॉर्न की आवाजें और वही भागदौड़, लेकिन राघव को लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में चल रहा है। उसे भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। 2 दिन से उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ी जहां रोटियां सेक रही थी। खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन जैसे ही उसने जेब टटोली, उसे याद आया कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो वहां से हटा नहीं, बल्कि वही खड़ा होकर देखता रहा। ढाबे के मालिक ने उसे घूर कर देखा और हाथ हिलाकर भगा दिया जैसे कोई कुत्ता हो। राघव को गुस्सा नहीं आया, उसे अपनी पुरानी बेवकूफियां याद आई। वो वहां से चला गया और सब्जी मंडी की तरफ मुड़ गया। उसे काम चाहिए था, कोई भी काम। वो जानता था कि अब उसे जीरो से नहीं, बल्कि माइनस से शुरू करना है। मंडी में ट्रकों से बोरियां उतारी जा रही थी। राघव एक ठेकेदार के पास गया और काम मांगा। ठेकेदार ने उसकी पतली काया देखी और हंस दिया। बोला, तुझसे नहीं होगा बाबू, ये गधों का काम है, घोड़ों का नहीं। राघव ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, भूख गधे और घोड़े में फर्क नहीं करती मालिक, मुझे काम चाहिए। ठेकेदार को उसकी बात में वजन लगा। उसने इशारा किया और राघव अपनी पीठ पर 50 से 50 किलो की बोरियां लादने लगा। कंधे छिल गए, पसीना आंखों में जाने लगा, पैर कांपने लगे, लेकिन राघव रुका नहीं। हर बोरी के साथ वो अपने पुराने अहंकार को कुचल रहा था। वो राघव जो कभी ऐसी शोरूम का मालिक बनने का सपना देखता था, आज धूल और पसीने में सना हुआ मजदूरी कर रहा था। शाम तक उसे दिहाड़ी के रूप में 300 रुपए मिले। वो नोट हाथ में लेते ही उसे विक्की और गिरधारी की याद आई। लाखों का हिसाब करने वाला हाथ आज 300 रुपयों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने उन पैसों से भरपेट खाना नहीं खाया, बल्कि सिर्फ 2 केले खाए और बाकी पैसे अपनी जेब के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा लिए। उसे समझ आ गया था कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाना और भी मुश्किल। रात उसने एक दुकान के शटर के नीचे गत्ते बिछाकर गुजारी। नींद नहीं आ रही थी, मच्छरों की भिनभिनाहट थी और शराबी लोगों का शोर, लेकिन राघव की आंखों में वो बाज था। उसने सोचा कि बाज भी तो तूफान में अकेले ही उड़ता है, उसे कौन सा मखमल का बिस्तर मिलता है। यही उसकी तपस्या थी। अगले कुछ हफ्ते राघव की जिंदगी यही रही, दिन भर हाड़तोड़ मेहनत और रात को फुटपाथ की नींद। लेकिन इन हफ्तों में उसने एक चीज सीखी, सुनना। वो मंडी में व्यापारियों की बातें सुनता। वो सुनता कि कौन सा माल महंगा होने वाला है, किसकी फसल बर्बाद हुई है और कहां मांग बढ़ने वाली है। पहले वो ये बातें सुनकर कूद पड़ता और सबको बताता, लेकिन अब वो अपने होठों को सी लेता था। एक दिन मंडी में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम सेतिया था। सेतिया बहुत परेशान लग रहा था। वो फोन पर चिल्ला रहा था, अरे प्याज का स्टॉक खत्म हो गया है और नासिक से ट्रक आने में 3 दिन लगेंगे। मुझे आज शाम तक 50 बोरी चाहिए, वरना मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। राघव पास ही खड़ा ट्रक साफ कर रहा था। उसने ये सुना। पुराना राघव होता तो दौड़कर सेतिया के पास जाता और कहता कि मैं इंतजाम कर दूंगा, भले ही उसे पता न हो कि कैसे करना है। लेकिन नया राघव चुप रहा। उसने अपना काम जारी रखा, लेकिन दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसे याद आया
कि मंडी के दूसरे कोने पर एक छोटा आड़तिया है जिसके पास पुराना प्याज पड़ा है, लेकिन वो बड़े व्यापारियों से डरता है, इसलिए सामने नहीं आता। राघव ने अपना काम खत्म किया। वो धीरे से उस छोटे आड़तिये के पास गया। उसने बहुत ही सधे हुए शब्दों में बात की। उसने ये नहीं कहा कि सेतिया को जरूरत है। उसने बस इतना कहा, काका, सुना है प्याज के भाव गिरने वाले हैं। अगर आपके पास माल है तो अभी निकाल दो, वरना नुकसान हो जाएगा। आड़तिया घबरा गया। उसने कहा, मेरे पास 40 से 50 बोरी पड़ी है बेटा, कोई लेने वाला ही नहीं मिल रहा। राघव ने कहा, मैं एक ग्राहक को जानता हूं, लेकिन वो भाव कम देगा। अगर आप चाहो तो बात करूं। आड़तिया मान गया। राघव फिर सेतिया के मुनीम के पास गया। उसने सेतिया से सीधे बात नहीं की। उसने मुनीम से कहा, बाबूजी, एक जगह माल पड़ा है, लेकिन नकद पेमेंट लगेगा। मुनीम ने सेतिया को बताया। सौदा तय हो गया। राघव ने बीच में अपना कमीशन नहीं मांगा। उसने बस इतना किया कि आड़तिये से माल कम भाव में उठवाया और सेतिया को बाजार भाव पर दिया। बीच का अंतर उसकी जेब में आया। जब शाम को उसके हाथ में 5,000 रुपए आए तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये मेहनत की कमाई नहीं थी, ये दिमाग और खामोशी की कमाई थी। उसने किसी को नहीं बताया, न ठेकेदार को, न साथ काम करने वाले मजदूरों को। उसने चुपचाप वो पैसे अपनी जेब में रखे और काम पर वापस लग गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये उसकी पहली जीत थी। उसे समझ आया कि बाज झपट्टा मारने से पहले शोर नहीं मचाता। अगर वो आड़तिये को बता देता कि सेतिया मजबूर है तो आड़तिया भाव बढ़ा देता। अगर वो सेतिया को बता देता कि माल का है तो सेतिया सीधा खरीद लेता। राघव की खामोशी ने उसे मुनाफा दिया था। धीरे धीरे राघव ने मंडी का काम छोड़ दिया। उसने शहर के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। ये दुकान कोई साधारण दुकान नहीं थी। ये शेयर बाजार की बिल्डिंग के ठीक नीचे थी। यहां बड़े बड़े दलाल और निवेशक चाय पीने आते थे। राघव का काम था चाय देना और टेबल साफ करना, लेकिन उसका असली काम था जासूसी। वो लोगों की बातें सुनता, कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली है, कौन सा शेयर गिरने वाला है। लोग चाय की चुस्कियों के साथ अपनी रणनीतियां बक देते थे। उन्हें लगता था कि ये चाय वाला लड़का क्या ही समझेगा, लेकिन राघव सब समझ रहा था। वो हर रोज डायरी में नोट्स बनाता, लेकिन एक शब्द किसी से नहीं कहता। एक दिन उसकी दुकान पर विक्की आया, वही विक्की जिसने उसे धोखा दिया था। विक्की ने नया सूट पहन रखा था और हाथ में महंगी घड़ी थी। वो अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहा था। राघव का खून खौल उठा। उसका मन किया कि खौलती हुई चाय विक्की के मुंह पर फेंक दे। उसका मन किया कि उसकी कॉलर पकड़कर पूछे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विक्की ने ऑर्डर देने के लिए आवाज लगाई, ओए छोटू, 4 चाय ला जल्दी। राघव पलटा। विक्की ने उसे देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्की की हंसी रुक गई। उसने पहचान लिया। अरे राघव, तू यहां? विक्की ने हैरान होकर पूछा। उसके दोस्तों ने भी राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। राघव के कपड़े साधारण थे, पैरों में चप्पल थी। विक्की के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। क्या हालत बना ली है भाई तूने? मैंने तो सुना था तू बहुत बड़ा आदमी बनने निकला था। ये चाय की केतली कब से पकड़ ली? विक्की के दोस्त हंसे। ये राघव की जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। उसका अहंकार उसे ललकार रहा था कि जवाब दे, बता दे कि तेरी जेब में अभी भी वो 5,000 है। बता दे कि तू क्या प्लान कर रहा है। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े की आवाज याद आई, बाज को देखो, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। अगर वो अभी उलझ गया तो वो बाज नहीं, मुर्गा बनकर रह जाएगा। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी दयनीय मुस्कान ओढ़ी और कहा, क्या करे भाई, किस्मत खराब थी। पेट तो पालना ही है। आप लोग बैठिए, मैं चाय लाता हूं। विक्की को यह सुनकर बहुत सुकून मिला।
उसे लगा कि राघव पूरी तरह टूट चुका है। उसने राघव के हाथ में 10 रुपए का नोट थमाया और बोला, रख ले, टिप है, पुरानी दोस्ती के नाम। राघव ने वो नोट ले लिया। उसने विक्की की आंखों में देखा और थैंक यू साहब कहा। अंदर ही अंदर राघव जल रहा था, लेकिन ये आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसे तपकर और मजबूत कर रही थी। विक्की के जाने के बाद राघव ने वो 10 का नोट अपनी डायरी में चिपका लिया। ये उसके लिए अपमान का नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक था। उसने ठान लिया कि इस 10 रुपए के नोट का बदला वो 10 करोड़ से लेगा, लेकिन शोर मचाकर नहीं, खामोशी से। समय बीतता गया। राघव ने चाय की दुकान से जो भी सीखा उसे आजमाना शुरू किया। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू किया, लेकिन वो खुद सामने नहीं आया। उसने एक पहचान वाले के डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग की। वो बहुत ही सतर्क था। वो लालच में नहीं आता था। जैसे ही उसे थोड़ा मुनाफा होता वो निकल जाता। उसे वो बात याद थी, पैसा एक प्रेमिका है, इसे ज्यादा जकड़ोगे तो दम घुट जाएगा। 6 महीने के अंदर राघव ने अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ा लिया था। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो चाय की दुकान छोड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जगह उसके लिए सोने की खान थी। वहां उसे खबरें मिलती थी। एक शाम वहां एक बहुत ही रहस्यमयी आदमी आया। वो रोज आता था और कोने वाली टेबल पर अकेले बैठता था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस अखबार पढ़ता और चला जाता। राघव ने नोटिस किया कि जब भी वो आदमी किसी कंपनी के पेज पर ज्यादा देर रुकता, अगले दिन उस कंपनी के शेयर में हलचल होती। राघव ने उस आदमी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे लगा कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। एक दिन बारिश हो रही थी। दुकान पर कोई नहीं था। वो आदमी उठा और अपना छाता भूल गया। राघव ने देखा। वो दौड़कर उसके पीछे गया। सर, आपका छाता, राघव ने आवाज दी। आदमी रुका। उसने राघव को देखा। उसकी निगाहें बहुत तीखी थी। उसने छाता लिया और पहली बार मुस्कुराया। तुम बहुत ध्यान रखते हो लड़के, उसने कहा। राघव ने मौके का फायदा उठाया। उसने कहा, सर, मैं सिर्फ छाते का ध्यान नहीं रखता, मैं ये भी देखता हूं कि आप कौन सा पन्ना पढ़ रहे हैं। आदमी चौंक गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या मतलब? उसने कड़क आवाज में पूछा। राघव ने डरने की बजाय बहुत ही आत्मविश्वास से कहा, सर, मैंने नोटिस किया है कि आप जिस खबर पर उंगली रखते हैं, बाजार वही मुड़ जाता है। मैं बस सीखना चाहता हूं। वो आदमी कुछ देर तक राघव को घूरता रहा। फिर उसने कहा, सीखना चाहते हो या बेचना चाहते हो? ज्यादातर लोग खबर इसलिए ढूंढते हैं ताकि उसे बेचकर पैसा कमा सके। राघव ने कहा, नहीं सर, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूं। मैंने एक बार अपनी जुबान की वजह से सब कुछ खो दिया था। अब मैं सिर्फ सुनता हूं और देखता हूं। उस आदमी को राघव की ईमानदारी और उसकी खामोशी वाली बात पसंद आई। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और राघव को दिया। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर और एक पता था। अगर वाकई सीखना चाहते हो कि पैसे का खेल कैसे खेला जाता है, तो कल सुबह इस पते पर आ जाना। लेकिन याद रखना, अगर वहां तुमने एक भी फालतू सवाल पूछा तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राघव ने कार्ड लिया। वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं ये गिरधारी जैसा कोई दूसरा जाल न हो। अगली सुबह राघव उस पते पर पहुंचा। वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम जैसा लग रहा था। बाहर से देखकर लग रहा था कि यहाँ कबाड़ का काम होता है। राघव का दिल धक धक कर रहा था। क्या उसने फिर गलती कर दी? क्या उसे वहां जाना चाहिए? उसने सोचा कि खोने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। वहां वही आदमी बैठा था। उसके चारों तरफ स्क्रीन्स लगी थी,
जिन पर शेयर बाजार के आंकड़े चल रहे थे। ये बाहर से कबाड़ खाना और अंदर से एक हाईटेक ऑफिस था। आदमी ने राघव की तरफ देखे बिना कहा, आ गए, बैठ जाओ। और चुप रहना। राघव बैठ गया। अगले 4 घंटे तक उस कमरे में एक शब्द नहीं बोला गया। सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और स्क्रीन पर बदलते रंगों की चमक थी। राघव बस देखता रहा। उसने देखा कि कैसे वो आदमी सेकंडों में लाखों के सौदे कर रहा था और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। दोपहर को उस आदमी ने स्क्रीन बंद की और राघव की तरफ घुमा। मेरा नाम खन्ना है, उसने कहा। लोग मुझे सट्टेबाज कहते हैं, लेकिन मैं खुद को अवसरवादी कहता हूं। राघव, तुम्हें पता है बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? राघव ने सिर हिलाया। नहीं सर। खन्ना ने कहा, वो जो अदृश्य रहता है, इनविजिबल। जैसे ही तुम दुनिया की नजर में आते हो, दुनिया तुम्हें नीचे खींचने लगती है। मैंने तुम्हें चाय की दुकान पर देखा था। तुम काम करते वक्त भी लोगों की बातें सुन रहे थे। तुम्हारे अंदर एक भूख है, लेकिन वो भूख अब शोर नहीं मचा रही, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। खन्ना ने राघव को एक प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें अपना काम सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो भी कमाओगे उसका 10% तुम मुझे नहीं दोगे, बल्कि तुम उसे किसी ऐसे काम में लगाओगे जिसका पता किसी को न चले। गुप्त दान। क्या मंजूर है? राघव को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने मान लिया। राघव ने खन्ना के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये उसके जीवन का सबसे कठिन प्रशिक्षण था। खन्ना उसे बाजार की बारीकियां सिखाता, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उसे अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता। खन्ना कहता था, जब तुम्हें लगे कि तुम जीत रहे हो, तब सबसे ज्यादा डरना चाहिए, और जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब सबसे ज्यादा धैर्य रखना चाहिए। राघव धीरे धीरे एक मंझा हुआ खिलाड़ी बनने लगा। उसके पास पैसा आने लगा। अब वो चाय की दुकान पर काम नहीं करता था, लेकिन वो अभी भी उसी साधारण से मकान में रहता था और सादे कपड़े पहनता था। शहर में किसी को खबर नहीं थी कि राघव अब क्या कर रहा है। विक्की और गिरधारी को लगता था कि राघव शायद शहर छोड़कर भाग गया है या मजदूरी कर रहा है। एक दिन खन्ना ने राघव को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उसने कहा, राघव, एक कंपनी है सनराइज केमिकल्स। इसकी हालत बहुत खराब है। इसके शेयर मिट्टी के भाव मिल रहे हैं, लेकिन मुझे खबर है कि सरकार एक नई पॉलिसी लाने वाली है जिससे इस कंपनी की किस्मत बदल जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदो, लेकिन ध्यान रहे किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर बाजार को पता चला कि हम खरीद रहे हैं तो भाव आसमान छूने लगेंगे। ये राघव के लिए अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट था। इसमें बहुत बड़ा जोखिम था और बहुत बड़ा इनाम भी। राघव ने धीरे धीरे खरीदारी शुरू की। वो अलग अलग नामों से अलग अलग ब्रोकरों के जरिए शेयर उठाता रहा। उसने 1 महीना लगा दिया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। राघव एक दिन बैंक गया था पैसे ट्रांसफर करने। वहां उसे गिरधारी मिल गया। गिरधारी अपनी किसी लोन की समस्या को लेकर आया था। उसने राघव को बैंक मैनेजर के केबिन से निकलते हुए देख लिया। गिरधारी की पारखी नजर ने तुरंत भांप लिया कि राघव के हाव भाव बदल चुके हैं। वो डरा हुआ लड़का नहीं था। गिरधारी राघव के पास आया और बहुत ही मीठे स्वर में बोला, अरे राघव बेटा, कितने दिन हो गए, तुम तो ईद का चांद हो गए। सुना है कुछ बड़ा हाथ लगा है। ये वो पल था जब राघव का पुराना संस्कार जागा। उसके मन में आया कि गिरधारी को बता दे कि हाँ, मैं अब तुझसे भी बड़ा आदमी बनने वाला हूं। उसके होंठ खुले। वो बोलने ही वाला था। शब्द उसकी जुबान की नोक पर थे। तभी उसकी आंखों के सामने वो नदी का किनारा आ गया। वो बांस की चीख गूंज उठी और खन्ना की चेतावनी याद आई, अदृश्य रहो। राघव ने अपने होंठ बंद किए। उसने एक बेवकूफी भरी हंसी हंसी और कहा, अरे नहीं सेठ जी, काहे का बड़ा हाथ। वो तो बैंक वाले ने बुलाया था पुराने लोन की सेटलमेंट के लिए।
अभी भी किश्तें चुका रहा हूं। आपकी नौकरी के बाद से जो हालत हुई है, बस पूछिए मत। उसने गिरधारी के पैर छुए और वहां से रफू चक्कर हो गया। गिरधारी उसे जाते हुए देखता रहा। उसे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन राघव की एक्टिंग इतनी दमदार थी कि गिरधारी को शक करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। राघव बाहर आकर पसीने से तरबतर हो गया था। उसने महसूस किया कि चुप रहना बोलने से कितना ज्यादा मुश्किल है। उसने अपनी जीत का जश्न मनाने का मौका छोड़ दिया था, लेकिन उसने अपनी सफलता को सुरक्षित कर लिया था। सनराइज केमिकल्स के शेयर खरीदने का काम पूरा हो गया और ठीक एक हफ्ते बाद खबर आई। सरकार ने नई पॉलिसी की घोषणा की। शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सनराइज केमिकल्स के शेयर जो राघव ने 10 रुपए में खरीदे थे, वो 200 रुपए पर खुल रहे थे। एक ही दिन में राघव ने इतना पैसा कमा लिया जितना उसने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो करोड़पति बन चुका था। लेकिन इस बार वो विक्की के पास नहीं गया। इस बार वो गिरधारी के पास नहीं गया। वो सीधा अपने घर गया। उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर रोया। ये खुशी के आंसू थे, लेकिन इसमें एक डर भी था। अब उसके पास पैसा था और वो जानता था कि पैसे के साथ दुश्मन मुफ्त में आते हैं। अगले दिन वो खन्ना के पास गया। खन्ना मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम पास हो गए राघव, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि चरित्र में भी। तुमने गिरधारी को कुछ नहीं बताया, ये मुझे पता चल गया था। राघव हैरान था कि खन्ना को कैसे पता चला, लेकिन उसने पूछा नहीं। खन्ना ने कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना ये तो बस शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ पैसा कमाया है, उसे पचाना नहीं सीखा। अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी हर समझ को चुनौती देगा। उसी शाम राघव को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर आवाज किसी महिला की थी। आवाज में घबराहट थी। राघव, क्या तुम राघव बोल रहे हो? राघव ने कहा, हाँ, कौन? उधर से आवाज आई, मैं विक्की की पत्नी बोल रही हूं। विक्की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो कह रहा है कि वो खुद को खत्म कर लेगा। उसके ऊपर बहुत कर्जा है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। प्लीज आ जाओ राघव, उसे बचा लो। फोन कट गया। राघव सन्न रह गया। जिस दोस्त ने उसे बर्बाद किया था, आज वो मौत के कगार पर था और उसे बुला रहा था। ये एक जाल भी हो सकता था और सच्चाई भी। राघव के सामने अब धर्म संकट था। एक तरफ उसका अतीत था जिसने उसे धोखा दिया, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। क्या उसे जाना चाहिए? क्या ये उसकी नई सफलता की परीक्षा है? राघव ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। बाहर रात घनी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक। बाज की उड़ान अभी बाकी थी और आसमान में काले बादल घिर रहे थे। राघव की गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई विक्की के मोहल्ले में दाखिल हुई। रात के 2 बज रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के टायरों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। राघव का दिल अभी भी असमंजस में था। एक तरफ वो दोस्त था जिसने उसकी पीठ में छुरा भोंका था, और दूसरी तरफ वो इंसानियत थी जो राघव के अंदर अभी भी जिंदा थी। गाड़ी रोककर वो विक्की के घर की तरफ दौड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। विक्की की पत्नी नेहा बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। राघव को देखते ही वो उसके पैरों में गिर पड़ी। राघव भैया, वो दरवाजा नहीं खोल रहे। कह रहे हैं कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, सब खत्म हो गया। राघव ने उसे उठाया और दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा पुराना था, एक ही झटके में चटक गया। राघव ने धक्का दिया और अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। विक्की एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में कीटनाशक की एक बोतल थी और गले में पंखे से लटकता हुआ फंदा डालने की तैयारी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूजा हुआ था। वो विक्की
जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, आज एक भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा था। राघव को देखते ही विक्की फूट फूट कर रोने लगा। तू तू क्यों आया है? मुझे मरने दे राघव, मैं इसी लायक हूं। मैंने तेरे साथ गलत किया, भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। राघव ने दौड़कर उसके हाथ से वो बोतल छीन ली और उसे जोर से एक तमाचा मारा। ये तमाचा गुस्से का नहीं था, ये उसे होश में लाने के लिए था। राघव ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। मरना बहुत आसान है विक्की, राघव ने उसी बूढ़े की आवाज में कहा जो उसके जहन में गूंज रही थी। हिम्मत है तो जी कर दिखा, उस गलती को सुधार कर दिखा। विक्की जमीन पर फिसल गया। उसने सिसकते हुए बताया कि क्या हुआ था। वही कहानी जो राघव के साथ हुई थी। विक्की को भी जल्दी अमीर बनना था। उसे सट्टे की लत लग गई थी। शुरुआत में उसने पैसे कमाए, लेकिन फिर लालच बढ़ गया। उसने ब्याज पर पैसे उठाए और सब हार गया। और सबसे बड़ी बात, वो पैसा उसने उसी गिरधारी से उठाया था जिसने राघव को धोखा दिया था। गिरधारी ने विक्की का घर गिरवी रख लिया था और कल सुबह तक का अल्टीमेटम दिया था। अगर पैसे नहीं मिले तो वो घर कुर्क कर लेगा और विक्की को जेल भिजवा देगा। रकम थी 25 लाख रुपए। राघव चुपचाप सुनता रहा। 25 लाख। आज के राघव के लिए ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी। उसकी जेब में जो फोन था, उसमें एक क्लिक पर वो 25 लाख क्या 50 लाख ट्रांसफर कर सकता था। उसका मन हुआ कि अभी फोन निकाले और गिरधारी के मुंह पर पैसे फेंक मारे। उसका मन हुआ कि विक्की को बता दे कि देख, जिसे तूने बर्बाद किया था, आज वो तुझे खरीद सकता है। ये अहंकार का सबसे मीठा पल होता है, जब आप अपने दुश्मन को अपनी दया का मोहताज देखते हैं। राघव की जुबान फड़फड़ा रही थी। वो बोलना चाहता था, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। खन्ना के शब्द याद आए, अदृश्य रहो, और बाज की वो खामोशी याद आई। अगर आज उसने विक्की को बता दिया कि उसके पास पैसे हैं, तो कल ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। गिरधारी को पता चल जाएगा, और जिस गिरधारी ने विक्की को फंसाया है, वो राघव के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। राघव समझ गया कि ये सिर्फ विक्की की परीक्षा नहीं है, ये राघव की भी परीक्षा है। क्या वो अपनी सफलता का राज अपने सीने में दफन रख सकता है? राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे के भाव बदले। अमीरी का आत्मविश्वास हटाकर उसने फिर से एक संघर्ष करने वाले दोस्त का चेहरा ओढ़ लिया। उसने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और झूठ बोला, एक ऐसा झूठ जो उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। विक्की, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मैं तो खुद अभी संभल रहा हूं, लेकिन मेरे एक जान पहचान वाले हैं जो शायद मदद कर सके, पर उनकी शर्तें बहुत सख्त है और तुझे वादा करना होगा कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। विक्की ने राघव के हाथ पकड़ लिए। भाई, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, बस मुझे इस नरक से निकाल दे। राघव ने कहा, ठीक है, तू सो जा, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। राघव वहां से निकला। उसने नेहा को सांत्वना दी और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, बस स्टीयरिंग पर सिर रखकर सोचता रहा। उसे विक्की की मदद करनी थी, लेकिन खुद को बचाते हुए। अगली सुबह राघव सीधा खन्ना के पास नहीं गया। वो शहर के एक ऐसे इलाके में गया जहां साहूकार और दलाल बैठते थे। उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, एक बिचौलिया। राघव ने उसे अपनी जेब से नकद 25 लाख रुपए दिए और साथ में 1 लाख रुपए उसकी फीस। उसने उस बिचौलिए को समझाया, तुझे गिरधारी के पास जाना है, उसे कहना है कि विक्की के दूर के एक रिश्तेदार ने गांव की जमीन बेचकर ये पैसे भेजे हैं। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, अगर मेरा नाम आया तो तेरी खैर नहीं। बिचौलिया पैसे देखकर राजी हो गया। दोपहर होते होते खबर आ गई, गिरधारी का कर्ज चुकता हो गया था। विक्की का घर बच गया था।
विक्की ने राघव को फोन किया। वो रो रहा था, लेकिन इस बार खुशी से। राघव, पता नहीं तूने क्या किया, उस रिश्तेदार ने मेरी जान बचा ली। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राघव ने फोन पर बस इतना कहा, एहसान मत मान, बस अब जुबान बंद रख और मेहनत कर। फोन काटते ही राघव ने सिम कार्ड निकालकर तोड़ दिया और नाली में फेंक दिया। राघव को लगा कि उसने एक जंग जीत ली है। उसने अपने दोस्त को बचा लिया और अपनी पहचान भी छिपा ली। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि गिरधारी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। गिरधारी को शक हो गया था। उसे पता था कि विक्की का कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो रातों रात 25 लाख भेज दे। गिरधारी की गिद्ध जैसी नजरें अब शिकार ढूंढ रही थी। उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया कि पता लगाओ वो पैसा असल में आया कहां से था। इधर राघव अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, लेकिन अब एक नई समस्या उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसके पास बैंक में करोड़ों रुपए पड़े थे, लेकिन वो उन्हें खर्च नहीं कर पा रहा था। वो एक अच्छे घर में रहना चाहता था, अच्छी गाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग सवाल पूछेंगे। ये दौलत अब उसे काटने को दौड़ रही थी। वो अपने ही घर में एक चोर की तरह जी रहा था। अपनी मां को वो बता नहीं सकता था, क्योंकि मां सीधी थी और पड़ोसियों को बता देती। ये घुटन उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कुछ दिन बाद राघव बाजार में सब्जी खरीद रहा था। तभी उसके पास एक काली गाड़ी आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। अंदर गिरधारी बैठा था। राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया। गिरधारी ने मुस्कुराते हुए कहा, और राघव, क्या हाल है? सुना है विक्की की लॉटरी लग गई। कोई अनजान फरिश्ता आया था उसे बचाने। राघव ने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वो जानता था कि गिरधारी उसकी परीक्षा ले रहा है। राघव ने बहुत ही सामान्य तरीके से कहा, हाँ सेठ जी, भगवान की कृपा है। कोई रिश्तेदार था उसका, अच्छा हुआ बच गया बेचारा। गिरधारी ने राघव की आंखों में झांका। वो कुछ ढूंढ रहा था, कोई डर, कोई घबराहट, लेकिन राघव ने बाज की तरह अपनी पलकें नहीं झपकाई। गिरधारी ने हंसते हुए कहा, रिश्तेदार? वैसे राघव, आजकल तुम दिखते नहीं हो, कहां काम कर रहे हो? राघव ने झोले में लौकी रखते हुए कहा, बस सेठ जी, इधर उधर दिहाड़ी कर लेता हूं। अभी तो दिन ऐसे ही कट रहे हैं। गिरधारी ने कांच ऊपर चढ़ाया और चला गया, लेकिन जाते जाते उसका वो आखिरी लुक राघव को बता गया कि खतरा अभी टला नहीं है। राघव सीधा खन्ना के पास गया। उसने खन्ना को सारी बात बताई। खन्ना ने माथा पीट लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राघव। इमोशन, ये भावनाएं ही इंसान को ले डूबती है। तुमने विक्की को बचाकर गिरधारी को इशारा दे दिया है। अब वो खोजी कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। तुम्हें अब और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। राघव ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं डर कर जीऊं? खन्ना ने अपनी कुर्सी घुमाई और राघव की तरफ देखा। नहीं, डरना नहीं है। अब तुम्हें अपने खेल का स्तर बढ़ाना होगा। अब तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, अब तुम्हें पावर कमानी है, ताकत, ताकि गिरधारी जैसे लोग तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। लेकिन याद रहे, ताकत भी खामोशी से कमाई जाती है। खन्ना ने राघव को एक नई योजना बताई, एक ऐसा रास्ता जो उसे व्यापार की दुनिया में स्थापित कर देगा, लेकिन एक गुमनाम चेहरे के साथ। राघव ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन मालिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर। कंपनी का चेहरा कोई और था, लेकिन दिमाग और पैसा राघव का था। शहर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। लोग बातें करने लगे कि इस नई कंपनी का मालिक कौन है, लेकिन किसी को असली नाम नहीं पता था। राघव रोज साइट पर जाता, लेकिन एक सुपरवाइजर बनकर। वो धूल मिट्टी में खड़ा रहता, मजदूरों को निर्देश देता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस बिल्डिंग में वो ईंटें लगवा रहा है, उसका असली मालिक वही है।
ये उसका छद्म वेश था। एक दिन साइट पर एक हादसा हो गया। एक मजदूर ऊपर से गिर गया। भीड़ जमा हो गई। पुलिस आ गई। मामले को रफादफा करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत मांग रहा था। कंपनी का जो डमी मालिक था वो घबरा गया। वो राघव के पास आया और धीरे से बोला, मालिक, पुलिस वाला नहीं मान रहा, क्या करे? राघव ने अपनी टोपी ठीक की। वो उस पुलिस वाले के पास गया। वो इंस्पेक्टर वही था जिसने कभी राघव को उसकी ठेले वाली दुकान से डंडे मारकर भगाया था। राघव ने पहचान लिया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे नहीं पहचाना। राघव ने बहुत ही विनम्रता से इंस्पेक्टर से बात की। उसने इंस्पेक्टर की जेब में चुपके से एक लिफाफा डाला और कान में कुछ कहा। उसने कहा, सर, ये तो बस चाय पानी है। ऊपर वाले साहब से मेरी बात हो गई है, आपका ट्रांसफर रुकवा दिया है। इंस्पेक्टर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये साधारण सा दिखने वाला सुपरवाइजर उसका ट्रांसफर कैसे रुकवा सकता है। लेकिन राघव ने जो जानकारी दी थी वो एकदम सटीक थी। इंस्पेक्टर डर गया। वो बिना कोई कार्रवाई किए चला गया। ये राघव की पावर की पहली झलक थी। उसने पैसे का नहीं, सूचना का इस्तेमाल किया था। उसने खन्ना से सीखा था कि हर आदमी की एक कीमत होती है और हर आदमी का एक डर होता है। लेकिन जैसे जैसे राघव ऊपर चढ़ रहा था, उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा था। विक्की अब संभल चुका था और फिर से राघव से मिलने की कोशिश करता था, लेकिन राघव उससे कतराता था। उसे डर था कि कहीं फिर से दोस्ती के चक्कर में वो कोई गलती न कर बैठे। माँ अक्सर पूछती थी कि बेटा, तू रात रात भर कहाँ रहता है? तेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। राघव झूठ बोल देता कि नाइट शिफ्ट कर रहा है। एक रात राघव अपनी छत पर बैठा था। चांदनी रात थी। उसे वो बूढ़ा याद आया। उसने सोचा कि क्या यही सफलता है? अपनों से झूठ बोलना, दोस्तों से दूर रहना और हर वक्त एक मुखौटा पहनकर जीना। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। अगले ही पल उसका फोन बजा। अननोन नंबर। खेल अच्छा खेल रहे हो राघव? उधर से एक भारी आवाज आई। ये आवाज गिरधारी की नहीं थी। ये आवाज किसी और की थी। कौन? राघव ने पूछा। मैं वो हूं जो बास पर नजर रखता है, आवाज ने कहा। तुमने गिरधारी को बेवकूफ बनाया, पुलिस को खरीदा और शहर में गुमनाम इमारतें खड़ी कर दी। लेकिन एक गलती कर दी तुमने। राघव के पसीने छूट गए। क्या कोई और भी है जो उसके हर कदम को देख रहा है? क्या गलती? राघव ने हिम्मत करके पूछा। तुमने वो 8 बातें अभी तक नहीं सीखी जो मौत आने पर भी नहीं बतानी चाहिए। तुम अभी भी कच्चे हो और कच्चा शिकार बहुत जल्दी मारा जाता है। फोन कट गया। राघव सुन्न रह गया। ये कौन था? क्या खन्ना? नहीं, खन्ना की आवाज ऐसी नहीं थी। क्या वो बूढ़ा? लेकिन उसके पास फोन कहां से आया? राघव को समझ आ गया कि अब वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का रास्ता पीछे नहीं, बल्कि आगे ही जाता है। उसे उन 8 बातों को जानना ही होगा। उसे उस रहस्य को समझना होगा जिसकी बात उस बूढ़े ने की थी, वरना ये दौलत उसकी कब्र बन जाएगी। राघव ने अगले दिन एक फैसला किया। वो वापस उस नदी के किनारे जाएगा, उस पेड़ के नीचे। उसे उस बूढ़े को ढूंढना होगा। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो अपनी गाड़ी लेकर निकला। रास्ते में मौसम बिगड़ने लगा। आंधी चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत उसे वहां जाने से रोक रही है, लेकिन राघव रुका नहीं। जब वो उस जगह पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। पेड़ खाली था, लेकिन पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ था, किसी नुकीले पत्थर से कुरेदा हुआ। राघव ने पास जाकर देखा। वहां लिखा था, पहला नियम, अपनी अगली चाल कभी मत बताओ। राघव उस लाइन को पढ़ता रहा। ये तो उसे पता था, लेकिन क्या वाकई उसे पता था? उसने विक्की को बचाने के लिए बिचौलिए को अपनी चाल बताई थी।
उसने पुलिस वाले को अपनी पहुंच बताई थी। उसने अनजाने में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था और यही उसकी गलती थी। तभी बिजली कड़की और राघव ने देखा कि नदी के उस पार धुंध के बीच एक आकृति खड़ी है। वो इंसान की थी या किसी साए की, पता नहीं चल रहा था। राघव उस तरफ भागा। पुल पार करते हुए उसके पैर फिसल रहे थे। वो साया धीरे धीरे पीछे हट रहा था। रुको, राघव चिल्लाया, मुझे बताओ, मुझे और क्या नहीं बताना है। वो साया नहीं रुका। राघव दौड़ता रहा, हांफता रहा, और जब वो उस जगह पहुंचा तो वहां सिर्फ एक मोर पंख पड़ा था और गीली मिट्टी पर किसी जानवर के पंजों के निशान थे। शेर के नहीं, बाज के पंजों के निशान। राघव उस मोर पंख को हाथ में लेकर वहीं बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़ाई अब पैसे की नहीं रही, ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। उसे अब समझ आ रहा था कि पैसा कमाना तो आसान था, लेकिन उस बाज की तरह बनना जो अपनी परछाई भी जमीन पर नहीं पड़ने देता, सबसे मुश्किल काम है। उसने मोर पंख को अपनी जेब में रखा। ये उसकी दूसरी सीख थी। लेकिन बाकी 6 बातें क्या थी? और वो अनजान फोन करने वाला कौन था? क्या गिरधारी ने कोई नया जाल बिछाया है या फिर कोई और बड़ा खिलाड़ी मैदान में आ चुका है? राघव घर लौटा तो देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी है। मोहल्ले के लोग जमा है। राघव के पैर ठिठक गए। क्या उसका राज खुल गया? क्या इंस्पेक्टर ने धोखा दे दिया? वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके घर के आंगन में पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और उसके हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन हथकड़ी राघव के लिए नहीं थी। पुलिस गिरधारी को पकड़कर ले जा रही थी। गिरधारी चिल्ला रहा था, ये साजिश है, मुझे फंसाया गया है। राघव हैरान था। उसने तो गिरधारी के खिलाफ कुछ नहीं किया था। फिर ये किसने किया? गिरधारी की नजर राघव पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, राघव, तूने अच्छा नहीं किया। तूने सोचा तू बच जाएगा, अब तेरा खेल खत्म। मेरा बाप आ रहा है शहर में, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। गिरधारी को पुलिस ले गई। राघव वही खड़ा रहा। गिरधारी का बाप? ये कौन है? क्या वही जिसने फोन किया था? राघव को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। एक दुश्मन गया तो उससे बड़ा शैतान दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और अब राघव के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे अब खुलकर खेलना था, लेकिन अपने नियमों पर नहीं, उन 8 नियमों पर जो अभी तक एक पहेली बने हुए थे। पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई धूल के गुबार में ओझल हो गई, लेकिन उस सायरन की गूंज राघव के कानों में देर तक बजती रही। मोहल्ले वाले खुसर पुसर कर रहे थे। किसी को लग रहा था कि गिरधारी ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो कोई कह रहा था कि उसके कर्मों का फल मिला है। लेकिन राघव जानता था कि ये कर्मों का फल नहीं था, ये शतरंज की एक चाल थी, एक ऐसी चाल जो राघव ने नहीं चली थी। वो वही अपने आंगन में खड़ा रहा सुनने। उसे खुशी होनी चाहिए थी कि उसका दुश्मन रास्ते से हट गया, लेकिन उसे डर लग रहा था, क्योंकि अगर कोई गिरधारी जैसे शातिर इंसान को दिन दहाड़े बिना किसी सबूत के उठवा सकता है, तो वो राघव को भी चींटी की तरह मसल सकता है। गिरधारी ने जाते जाते कहा था, मेरा बाप आ रहा है। ये बाप कौन था? राघव ने तुरंत अपनी मां को अंदर भेजा। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। मां मान गई, लेकिन मां की आंखों में वो डर था जो एक बेटे के लिए सबसे भारी बोझ होता है। राघव ने दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे में गया। उसने अपना पुराना सस्ता फोन निकाला, जिसे वो सिर्फ खन्ना से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था। खन्ना का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में फोन उठा। राघव ने हेलो भी नहीं बोला, सीधे पूछा, ये आपने किया? उधर से खामोशी थी। फिर खन्ना की आवाज आई, बहुत ही शांत और ठंडी, मैंने नहीं, बाजार ने किया। गिरधारी बहुत शोर मचा रहा था। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था।
विक्की के बारे में पूछ रहा था। जब कोई मछली पानी में ज्यादा फड़फड़ाती है तो वो मगरमच्छ को दावत देती है। राघव का गला सूख गया। उसने पूछा, तो क्या मैं सुरक्षित हूं? खन्ना हंसा, एक सूखी हंसी। इस दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है राघव। गिरधारी तो बस एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अब सामने आएगा। तुमने जो पैसा कमाया है वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, वो खून की बूंदें हैं जो शार्क को बुलाती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब खेल तुम्हारे घर के दरवाजे तक आ चुका है। अगले कुछ दिन राघव ने बहुत ही सावधानी से बिताए। वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना कम कर दिया। उसने विक्की से भी मिलना बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि हर कोई उस पर नजर रख रहा है। वो अपनी लग्जरी कार गैरेज में धूल खाने के लिए छोड़ देता और ऑटो से सफर करता। लेकिन मुसीबत बताकर नहीं आती, वो तो हवा के झोंके की तरह आती है। एक शाम जब राघव घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही महंगी काले रंग की सेडान खड़ी है। गाड़ी का नंबर प्लेट सोने जैसा चमक रहा था। राघव के कदम ठिठक गए। क्या पुलिस फिर आई है या गिरधारी का वो बाप? वो धीरे धीरे अंदर गया। घर के हॉल में एक आदमी बैठा था। उम्र यही कोई 50 के आसपास होगी। सूट बूट में, हाथ में एक महंगी सिगार और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। राघव की मां रसोई में चाय बना रही थी, बिल्कुल अनजान कि उनके घर में शेर बैठा है। वो आदमी राघव को देखते ही खड़ा नहीं हुआ, बस बैठा रहा और सिगार का धुआं हवा में उड़ा दिया। उसने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, राघव, नाम तो बहुत साधारण है लेकिन काम बहुत असाधारण करते हो। राघव ने कड़क आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आदमी ने जेब से एक कार्ड निकालकर टेबल पर फेंका। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सिंघानिया। शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि सिंघानिया कौन है। शहर की आधी जमीनें, आधे मॉल और आधे पुलिस वाले सिंघानिया की जेब में थे। ये वो नाम था जिसे लोग इज्जत से नहीं, खौफ से लेते थे। सिंघानिया ने कहा, बैठो बेटे। गिरधारी मेरा पुराना वफादार था, थोड़ा बेवकूफ था लेकिन काम का था। तुमने उसे जेल भिजवा दिया? राघव ने तुरंत सफाई दी, मैंने कुछ नहीं किया, वो पुलिस का मामला था। सिंघानिया हंसा, मुझे पता है तुमने नहीं किया। अगर तुमने किया होता तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। जिसने किया वो तुमसे भी ऊपर का खिलाड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि गिरधारी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? राघव के पास अब दो रास्ते थे, या तो सच बोल दे या फिर कोई नई कहानी बनाए। उसे वो दूसरा नियम याद आया, अदृश्य रहो। लेकिन यहां वो सिंघानिया के सामने नंगा खड़ा था। सिंघानिया को सब पता था। सिंघानिया ने आगे कहा, देखो राघव, मुझे कहानियां मत सुनाना। मुझे पता है कि सनराइज केमिकल्स के शेयर किसने खरीदे। मुझे पता है कि उस नई बिल्डिंग का असली मालिक कौन है। मैं यहां तुम्हें मारने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूं। राघव ने पूछा, कैसा प्रस्ताव? सिंघानिया ने मेज पर झुकते हुए कहा, मेरे साथ काम करो। तुम्हारा दिमाग और मेरा पावर, हम दोनों मिलकर इस शहर को खरीद सकते हैं। गिरधारी की जगह खाली है, वो गद्दी मैं तुम्हें दे सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा लालच था, शहर के सबसे बड़े डॉन के साथ साझेदारी। रातों रात राघव शहर का राजा बन सकता था। लेकिन राघव के अंदर खतरे की घंटी बज रही थी। उसे खन्ना की बात याद आई, शेर की सवारी करने वाला आखिर में शेर का नाश्ता बन जाता है। राघव ने बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा, माफ कीजिए सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं इतना बड़ा काम नहीं संभाल सकता। मुझे अपनी छोटी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। सिंघानिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसने अपनी सिगार को एशट्रे में मसला, जैसे वो राघव के भविष्य को मसल रहा हो। वो खड़ा हुआ और राघव के कान के पास आकर फुसफुसाया, इनकार करने की आदत अच्छी है, लेकिन उसे किससे कर रहे हो ये सोचना चाहिए। मैं तुम्हें वक्त देता हूं, सोच लो,
क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे रास्ते में हो, और मैं रास्ते के पत्थर को हटाना जानता हूं। सिंघानिया चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक अजीब सी गंध छोड़ गया, महंगे इत्र और डर की मिलीजुली गंध। राघव सोफे पर धम से बैठ गया। उसकी मां चाय लेकर आई। बेटा, कौन था वो आदमी? बड़ा रईस लग रहा था। राघव ने मां से झूठ बोला, कोई नहीं मां, जमीन का सौदागर था, गलत पते पर आ गया था। मां चली गई, लेकिन राघव जानता था कि सिंघानिया गलत पते पर नहीं आया था। अब राघव फंस चुका था। एक तरफ अनजान बाजार की ताकत जिसने गिरधारी को हटाया, और दूसरी तरफ सिंघानिया। वो बीच में सैंडविच बन चुका था। उसे खन्ना से मिलना था। वो तुरंत घर से निकला, लेकिन इस बार वो खन्ना के ऑफिस नहीं गया। उसे लगा कि शायद सिंघानिया के आदमी उसका पीछा कर रहे होंगे। उसने खन्ना को एक पब्लिक फोन बूथ से कॉल किया और मिलने की जगह बदली। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे, जहां मालगाड़ियां खड़ी होती थी। रात के अंधेरे में दोनों मिले। खन्ना का चेहरा भी तनावपूर्ण था। राघव ने उसे सिंघानिया के आने की बात बताई। खन्ना ने माथा पकड़ लिया। सिंघानिया, ये बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो आदमी नहीं सुनता। राघव ने पूछा, तो क्या करूं? क्या उसका हाथ थाम लूं? खन्ना ने राघव की आंखों में देखा और कहा, अगर उसका हाथ थामा तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, और अगर छोड़ा तो दुश्मन। लेकिन राघव, एक तीसरी बात है जो तुम्हें समझनी होगी, और शायद यही वो तीसरा नियम है जो तुम्हें अब सीखना पड़ेगा। राघव ने पूछा, क्या? खन्ना ने कहा, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना, और अपनी ताकत का प्रदर्शन कभी मत करना। सिंघानिया तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि तुम काम के हो। उसे तुम्हारी ताकत दिख गई। तुमने छिपने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सफलता का शोर उस तक पहुंच गया। तो अब क्या करूं? राघव चिल्लाया, मैं फंस गया हूं। मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास घर है, लेकिन मैं उसमें सुरक्षित नहीं हूं। खन्ना ने कहा, अब तुम्हें एक जुआ खेलना होगा। तुम्हें सिंघानिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसके काम के नहीं हो, बिना उसे दुश्मन बनाए। तुम्हें अपने आप को बेकार साबित करना होगा। ये एक अजीब सलाह थी। दुनिया खुद को काबिल साबित करने में लगी रहती है, और यहां खन्ना उसे नाकाबिल बनने को कह रहा था। राघव को समझ नहीं आया। खन्ना ने समझाया, अगली बार जब सिंघानिया मिले तो उसे कोई ऐसी डील बताओ जिसमें उसका नुकसान हो जाए। उसे दिखाओ कि तुम्हारा लक खत्म हो चुका है। उसे दिखाओ कि तुम डरपोक हो। शेर मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वो भागते हुए शिकार को पकड़ता है। राघव ने योजना बनाई। उसने सिंघानिया को फोन किया और कहा कि वो मिलना चाहता है। मीटिंग तय हुई एक रेस्तरां में। राघव वहां गया। उसने जानबूझकर अपने कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त रखे। उसके हाथ कांप रहे थे, नाटक करते हुए। सिंघानिया खुश था। उसे लगा राघव मान गया। राघव ने कहा, सर, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ी टिप है। गोल्ड माइनिंग की एक कंपनी है, उसके शेयर कल डबल होने वाले हैं। मैंने अपना सारा पैसा, अपनी मां के जेवर, सब कुछ उसमें लगा दिया है। आप भी लगा दीजिए। सिंघानिया की आंखों में लालच चमक उठा। उसने पूछा, पक्की खबर है? राघव ने कहा, 100% सर। सिंघानिया ने अपने ब्रोकर को फोन किया और करोड़ों रुपए उस कंपनी में लगा दिए। लेकिन राघव ने झूठ बोला था। वो कंपनी डूबने वाली थी। ये खबर राघव को खन्ना ने दी थी। ये बहुत बड़ा जोखिम था। अगर सिंघानिया का पैसा डूबा तो वो राघव को जान से मार देगा। लेकिन खन्ना का प्लान कुछ और था। अगले दिन बाजार खुला। कंपनी का शेयर धड़ाम से गिर गया। सिंघानिया का करोड़ों का नुकसान हो गया। सिंघानिया का फोन आया। वो गाली दे रहा था, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा।
राघव ने फोन पर रोने का नाटक किया। सर, मैं खुद बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैं सड़क पर आ गया हूं सर। मुझे नहीं पता था ये खबर गलत निकलेगी, मुझे माफ कर दीजिए। राघव ने इतना रोना धोना मचाया, इतना गिड़गिड़ाया कि सिंघानिया को यकीन हो गया कि राघव वास्तव में एक बेवकूफ और पनौती इंसान है। सिंघानिया ने फोन पर चिल्लाया, तू मनहूस है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तू मेरे आसपास भी दिखा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। निकल जा मेरे शहर से। और फोन काट दिया। राघव ने फोन नीचे रखा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने सिंघानिया को दुश्मन तो बनाया, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो उसे खतरा नहीं मानता था, बल्कि कचरा मानता था। और कचरे को कोई नहीं मारता। राघव ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। सिंघानिया अब कभी उसके साथ काम नहीं करेगा और शहर के बड़े दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राघव ने सिंघानिया से पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन वो भूल गया था कि उसके घर में एक और खतरा पल रहा था। विक्की को लगने लगा था कि राघव के पास बहुत पैसा है, भले ही राघव दिखाता नहीं था। सिंघानिया के आदमी जब राघव के घर आए थे तो विक्की ने उन्हें दूर से देख लिया था। विक्की की खोपड़ी में शैतान जाग गया था। उसे लगा कि राघव जरूर किसी बड़े खेल में शामिल है और उसे विक्की को हिस्सा नहीं दे रहा। उसी शाम विक्की राघव के घर आया। वो नशे में था। उसने राघव का दरवाजा खटखटाया। राघव ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए विक्की? राघव ने थके हुए स्वर में पूछा। विक्की ने राघव को धक्का दिया और अंदर घुस गया। मुझे सब पता है राघव, मुझे पता है सिंघानिया क्यों आया था। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, और अपने भाई को भूल गया। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की। विक्की, वो मुझे धमकाने आया था, मेरे पास कुछ नहीं है। विक्की हंसा। झूठ मत बोल, मैंने देखा है तेरी मां के गले में नई सोने की चैन। मैंने देखा है तू कैसे छिप छिप कर बातें करता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए राघव, वरना क्या? राघव की आंखों में अब वो बाज वाला गुस्सा आ गया। वरना मैं सबको बता दूंगा, पुलिस को, गिरधारी के आदमियों को, सबको बता दूंगा कि असली मास्टरमाइंड तू है। विक्की ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। राघव सन्न रह गया। जिसे उसने बचाया, जिसे उसने अपना भाई माना, वो अब उसकी गर्दन पर चाकू रख रहा था। राघव को वो चौथा नियम याद आया जो अभी तक उसे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन जिंदगी ने सिखा दिया था। अपने राज कभी किसी दोस्त को मत बताओ, क्योंकि दोस्त जब दुश्मन बनता है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। राघव ने विक्की को देखा। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे तरस आया। उसने विक्की से कहा, तुझे पैसा चाहिए? ठीक है, कल सुबह पुरानी फैक्ट्री के पीछे आ जाना, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। विक्की खुश हो गया। देखा, मुझे पता था तू डर जाएगा। विक्की चला गया। राघव अकेला खड़ा था। अब उसे एक बहुत कठोर फैसला लेना था। क्या वो विक्की को पैसे देकर उसका मुंह बंद करे? लेकिन ब्लैकमेलर का पेट कभी नहीं भरता। आज 10 लाख मांगेगा, कल 50 मांगेगा। राघव जानता था कि ये कैंसर है और इसे काटना पड़ेगा, लेकिन कैसे? क्या वो अपने दोस्त को मरवा दे? नहीं, राघव कातिल नहीं था। राघव ने खन्ना को फोन नहीं किया। उसने ये लड़ाई अकेले लड़ने का फैसला किया। पूरी रात वो जागता रहा। उसने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगली सुबह वो फैक्ट्री के पीछे गया। विक्की वहां पहले से खड़ा था। उसकी आंखों में लालच था। ला, पैसे कहाँ हैं? राघव ने एक बैग विक्की की तरफ फेंका। विक्की ने बैग खोला। उसमें पैसे थे, लेकिन असली नोट नहीं थे। ऊपर असली नोट थे, नीचे कागज के टुकड़े थे और साथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर था जो ऑन था। विक्की जैसे ही चिल्लाया, ये क्या मजाक है? राघव ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया।
हेलो पुलिस, मैं पुरानी फैक्ट्री से बोल रहा हूं। यहां एक आदमी ड्रग्स की डील कर रहा है, उसके पास एक बैग है। राघव ने फोन काट दिया। विक्की हैरान रह गया। तूने पुलिस को बुलाया? तू पागल है, तू भी फंसेगा। राघव ने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा, मैं नहीं फंसूंगा विक्की। ये बैग तेरे हाथ में है और इस बैग पर तेरी उंगलियों के निशान हैं। और पुलिस को मैंने बताया है कि तू सिंघानिया का आदमी है। विक्की के होश उड़ गए। सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। विक्की बैग फेंक कर भागना चाहता था, लेकिन राघव ने उसका रास्ता रोक लिया। भागने का फायदा नहीं है विक्की, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब तेरे पास एक ही रास्ता है, जेल जा और वहां अपना मुंह बंद रख। अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं साबित कर दूंगा कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। राघव ने अपनी जेब से दूसरा रिकॉर्डर निकाल कर दिखाया। विक्की घुटनों पर बैठ गया। पुलिस की गाड़ी आ गई। विक्की को पकड़ लिया गया। उसे ड्रग पेडलर समझकर ले जाया गया। राघव दूर अंधेरे में खड़ा होकर ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसने अपने दोस्त को जेल भिजवा दिया था। ये क्रूरता थी या ये अस्तित्व की रक्षा थी? राघव को नहीं पता था, लेकिन उसे इतना पता था कि उसने अपनी दुनिया में एक और दीवार खड़ी कर ली है। अब वो और भी ज्यादा अकेला था। घर लौटते वक्त उसे लगा कि उसकी जेब में रखा वो मोर पंख गर्म हो रहा है। उसने निकाल कर देखा, वो पंख हवा में फड़फड़ा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक परछाई आई। राघव ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई। सामने कोई नहीं था, सिर्फ सड़क पर एक लिफाफा पड़ा था। राघव उतरा। उसने लिफाफा उठाया। उसमें एक चिट्ठी थी। लिखा था, चौथा नियम, कभी किसी को अपनी कमजोरी और अपने राज मत बताओ, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अपना क्यों न हो। राघव ने चारों तरफ देखा। सन्नाटा था। ये चिट्ठियां कौन भेज रहा था? क्या वो बूढ़ा बाज बनकर उस पर नजर रख रहा था, या खन्ना उसके साथ कोई खेल खेल रहा था? राघव अब समझ नहीं पा रहा था कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन एक बात साफ थी, सफर अभी आधा ही हुआ था। उसके पास पैसा था, लेकिन शांति नहीं थी। और अभी 4 नियम बाकी थे। और सबसे बड़ा सवाल, वो मौत जिसका जिक्र कहानी के टाइटल में था, वो किस रूप में आने वाली थी? राघव को आभास हो गया कि अगली परीक्षा पैसे या दोस्ती की नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग की होने वाली है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वो किसी से प्यार करता है। और राघव की जिंदगी में अभी प्यार का अध्याय खुलना बाकी था, जो उसे पूरी तरह बर्बाद करने की ताकत रखता था। विक्की के जेल जाने के बाद राघव के जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि ये वो खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले होती है। उसके पास अब बेहिसाब दौलत थी। उसके पास शहर की सबसे बड़ी इमारतों में हिस्सेदारी थी, लेकिन उसका अपना घर एक किले में तब्दील हो चुका था, जहां वो खुद एक कैदी था। उसके पास सोने के लिए मखमली बिस्तर था, लेकिन नींद को खरीदने की औकात दुनिया के किसी नोट में नहीं थी। राघव अक्सर रात को अपनी छत पर टहलता और शहर की रोशनी को देखता। उसे महसूस होता कि वो शहर का राजा है, लेकिन एक ऐसा राजा जिसका कोई प्रजा नहीं, कोई परिवार नहीं और कोई अपना नहीं। खन्ना ने उसे अदृश्य रहना सिखाया था, और राघव इतना अदृश्य हो गया था कि कभी कभी उसे शीशे में अपना ही चेहरा अजनबी लगता था। उसे लगने लगा था कि क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए उसने अपनी आत्मा का सौदा किया था? क्या बाज आसमान में अकेला उड़कर खुश रहता है? इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल बन जाए, उसके अंदर एक कोना ऐसा होता है जो प्यार के लिए तरसता है। राघव की जिंदगी में यही कमी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। एक दिन राघव अपनी पहचान छिपाकर एक अनाथालय में गया। वो वहां अक्सर गुप्त दान देने जाता था,
ताकि अपने पापों का बोझ कुछ हल्का कर सके। वहां उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि उस अनाथालय की देखरेख करती थी। वो बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसकी सादगी और उसकी आंखों की चमक में थी। जब राघव ने उसे बच्चों के साथ हंसते खेलते देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने तपते रेगिस्तान में ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। राघव ने अपना परिचय एक साधारण नौकरी पेशा इंसान के तौर पर दिया। अंजलि को राघव की खामोशी और उसकी गहरी आंखें पसंद आई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। राघव, जो दुनिया के सामने एक शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचता था, अंजलि के सामने घंटों बैठा रहता और बस उसे सुनता रहता। धीरे धीरे राघव का सख्त दिल पिघलने लगा। वो बाज जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता था, अब एक घोंसले की तलाश करने लगा। अंजलि के साथ बिताए पल उसे ये भूलने पर मजबूर कर देते कि बाहर की दुनिया में वो कौन है। वो उसे बाइक पर घुमाता, सड़क किनारे चाय पीता और वो सारी छोटी छोटी खुशियां जीता जो उसने पैसे के पीछे दौड़ते हुए छोड़ दी थी। लेकिन झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते। अंजलि अक्सर उससे पूछती, राघव, तुम काम क्या करते हो? तुम्हारी आंखों में हमेशा एक डर क्यों रहता है? तुम अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताते? राघव हर बार बात घुमा देता। उसे वो नियम याद था, अपने राज किसी को मत बताना। लेकिन प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। राघव को लगने लगा कि अंजलि उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। उसे लगने लगा कि शायद वो अंजलि को अपनी दुनिया में शामिल कर सकता है। शायद वो उसे समझा पाएगा कि उसने जो भी किया वो मजबूरी थी। खन्ना, जो राघव पर बाज जैसी नजर रखता था, उसने इस बदलाव को भांप लिया। एक रात खन्ना ने राघव को बुलाया। खन्ना का चेहरा सख्त था। उसने सीधे कहा, राघव, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रेम ये अमीरों के लिए एक शौक हो सकता है, लेकिन हम जैसे खिलाड़ियों के लिए ये आत्महत्या है। वो लड़की तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। दुश्मन उसे निशाना बनाएंगे। राघव ने पहली बार खन्ना की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सर, मैं मशीन नहीं हूं। मुझे भी जीने का हक है। मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। मेरे पास पैसा है, पावर है। खन्ना ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, पैसा गोली को रोक सकता है राघव, लेकिन जब गोली चलाने वाला तुम्हारे अपने घर में बैठा हो तो पैसा काम नहीं आता। याद रखना, जिस दिन तुमने अपना दिल किसी और के हाथ में दिया, उस दिन तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। राघव ने खन्ना की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि खन्ना बस एक डरा हुआ बूढ़ा है जो प्यार की ताकत नहीं जानता। राघव ने फैसला कर लिया, वो अंजलि को सच बता देगा। वो उसे बताएगा कि वो शहर का एक बड़ा आदमी है और वो उसे रानी की तरह रखेगा। उसने सोचा कि वो अंजलि को लेकर शहर से दूर चला जाएगा, जहां कोई गिरधारी, कोई सिंघानिया, कोई विक्की नहीं होगा। उस शाम राघव ने अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। जगह वही थी, नदी का किनारा, जहां उसे पहली बार वो बाज देखा था। मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल घिर रहे थे और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। राघव वहां समय से पहले पहुंच गया। उसकी जेब में एक अंगूठी थी और जुबान पर अपनी सच्चाई। वो बहुत नर्वस था। उसे डर था कि कहीं अंजलि उसे गलत न समझ ले, कहीं वो उसे अपराधी न मान ले। तभी उसका फोन बजा। ये वो अनजान नंबर था जिससे पहले धमकी मिली थी। राघव ने फोन उठाया। बधाई हो राघव, उस भारी आवाज ने कहा। तुम्हें प्यार मिल गया, लेकिन अफसोस तुमने 5वां नियम तोड़ दिया। राघव चिल्लाया, कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता? आवाज ने कहा, मैं वो हूं जो नियमों की किताब लिखता है। 5वां नियम था, भावना शून्य रहो। अगर तुम किसी से जुड़ोगे तो वो तुम्हारी दुखती रग बन जाएगा। तुमने खन्ना की बात नहीं मानी, अब कीमत चुकाने का वक्त है। क्या मतलब? राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे मुड़कर देखो, आवाज ने कहा।
राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अंजलि खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दो बड़े बड़े आदमी खड़े थे और एक काले रंग की गाड़ी थी। अंजलि की आंखों में आंसू थे और उसके मुंह पर टेप लगा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सिंघानिया बाहर निकला। सिंघानिया, जिसे राघव ने बर्बाद कर दिया था, जिसे उसने बेवकूफ बनाया था। सिंघानिया हंस रहा था, लेकिन इस बार उसकी हंसी में जीत थी। क्यों राघव, लगा था कि शेर को बिल्ली बनाकर बच जाओगे? सिंघानिया ने कहा। मुझे पता चल गया कि वो टिप गलत थी। मुझे पता चल गया कि मेरा पैसा डुबोने के पीछे तेरा हाथ था। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता चल गया कि इस पत्थर दिल राघव के सीने में भी एक दिल धड़कता है, जिसका नाम अंजलि है। राघव दौड़ना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन सिंघानिया के इशारे पर एक आदमी ने अंजलि के सिर पर बंदूक रख दी। राघव वही जम गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी सारी दौलत, सारी चालाकी, सारी पावर इस वक्त बेकार थी। छोड़ दो उसे, राघव गिड़गिड़ाया। उसका कोई कसूर नहीं है। जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरी जान ले लो। सिंघानिया ने सिर हिलाया। जान लेकर क्या करूंगा? जान तो सस्ती चीज है। मुझे वो चाहिए जो तूने मुझसे छीना। मेरी इज्जत, मेरा पैसा, और सबसे बड़ी बात, मुझे तेरा वो राज चाहिए, वो तरीका जिससे तूने मुझे मात दी। सिंघानिया ने राघव को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। वो गाड़ी में बैठ गया। अंजलि को दूसरी गाड़ी में डाल दिया गया। गाड़ियां शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की तरफ दौड़ पड़ी। राघव का दिमाग सुन्न था। वो बार बार खुद को कोस रहा था। खन्ना सही था, वो बूढ़ा सही था। उसने नियम तोड़ा था। उसने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी थी। लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। गाड़ियां एक पुरानी खंडहर हवेली के सामने रुकी। ये जगह शहर के नक्शे पर भी नहीं थी। अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ मशालें जल रही थी। सिंघानिया राघव को घसीटते हुए अंदर ले गया। वहां बीच में एक कुर्सी थी, जिस पर अंजलि को बांध कर रखा गया था। राघव को उसके सामने घुटनों के बल बैठाया गया। सिंघानिया ने एक लोहे की रॉड उठाई और राघव के सामने आ खड़ा हुआ। अब बता राघव, तेरा असली बॉस कौन है? खन्ना या कोई और वो कौन सा खजाना है जिसके दम पर तू इतना उछल रहा था? राघव चुप रहा। अगर उसने मुंह खोला तो खेल खत्म, अगर नहीं खोला तो अंजलि की जान गई। ये धर्म संकट उसे अंदर से तोड़ रहा था। तभी हवेली के अंधेरे कोने से एक आवाज आई, रुक जाओ सिंघानिया। यह आवाज इतनी प्रभावशाली और गूंजती हुई थी कि सिंघानिया का हाथ भी हवा में रुक गया। राघव ने सिर उठाकर देखा। अंधेरे से एक साया बाहर आया। वो कोई नौजवान नहीं था, वो एक बुजुर्ग शख्स था। उसके हाथ में एक लाठी थी जिस पर बाज की नक्काशी बनी थी। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में वही चमक थी जो राघव ने उस दिन नदी किनारे उस बूढ़े में देखी थी। लेकिन ये वो बूढ़ा नहीं था, ये कोई और था। ये वो था जिसकी तस्वीर राघव ने खन्ना के ऑफिस में एक बार बहुत धुंधली सी देखी थी। सिंघानिया भी उस शख्स को देखकर घबरा गया। उसने रॉड नीचे कर ली। दादा, आप यहां? वो बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर राघव के पास आया। उसने राघव के चेहरे को गौर से देखा। फिर उसने अंजलि की तरफ देखा। तो ये है वो लड़का जिसने पूरे शहर को नचा रखा है, बुजुर्ग ने कहा। और ये है वो लड़की जिसकी वजह से आज ये बाज जाल में फंस गया। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिंघानिया इस बुजुर्ग से क्यों डर रहा है? बुजुर्ग ने राघव से कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं राघव। अपनी दौलत, अपना रुतबा, अपनी पहचान, सब कुछ मुझे सौंप दो और इस लड़की को लेकर यहां से चले जाओ हमेशा के लिए। फिर कभी इस शहर में मत आना। राघव ने अंजलि को देखा।
वो रो रही थी। राघव ने सोचा कि पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अंजलि नहीं। उसने हाँ में सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी बुजुर्ग ने एक शर्त रख दी। लेकिन जाने से पहले तुम्हें वो 8 बातें मुझे बतानी होंगी जो तुमने सीखी है। मुझे देखना है कि क्या तुम वाकई उस ज्ञान के लायक थे या सिर्फ किस्मत से जीत रहे थे। राघव चौंका। 8 बातें? उसे तो अभी सिर्फ 5 पता चली थी। बाकी 3 क्या थी? वो कैसे बता सकता है जो वो जानता ही नहीं? राघव ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे सिर्फ 5 पता है, बाकी 3 मुझे अभी तक नहीं मिली। बुजुर्ग की आंखों में गुस्सा आ गया। झूठ! अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम यहां तक पहुंचे कैसे? इसका मतलब तुम सिर्फ तुक्के लगा रहे थे, और तुक्के लगाने वालों के लिए मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। बुजुर्ग ने सिंघानिया को इशारा किया। खत्म कर दो इसे। और लड़की को भी। सिंघानिया ने बंदूक उठाई। नली सीधी राघव के माथे पर थी। मौत उसके सामने खड़ी थी। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा सब खत्म। लेकिन ठीक उसी पल हवेली की खिड़की टूटकर गिरी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। एक धुआं बम, स्मोक बॉम्ब अंदर आकर गिरा। पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोलियां चलने की आवाजें आई। चीख पुकार मच गई। कोई राघव का हाथ पकड़कर उसे खींच रहा था। चलो, जल्दी चलो। ये आवाज, ये खन्ना की आवाज थी। राघव ने चिल्लाया, अंजलि, अंजलि कहाँ है? उसे मेरे आदमियों ने दूसरी तरफ से निकाल लिया है। अब भागो वरना मारे जाओगे। खन्ना चिल्लाया। राघव और खन्ना धुएं के बीच से भागते हुए बाहर निकले। बाहर खन्ना की गाड़ी खड़ी थी। उसमें अंजलि पहले से बैठी थी, बेहोश। राघव गाड़ी में कूदा। खन्ना ने गाड़ी दौड़ाई। पीछे से गोलियां चल रही थी। गाड़ी के शीशे टूट रहे थे। ये एक फिल्म का सीन नहीं था, ये मौत का तांडव था। काफी दूर निकल आने के बाद जब पीछे कोई गाड़ी नहीं दिखी, खन्ना ने गाड़ी रोकी। वो एक जंगल का रास्ता था। राघव ने अंजलि को गले लगाया। उसकी सांसें चल रही थी। राघव ने राहत की सांस ली। फिर उसने खन्ना की तरफ देखा। सर, आपने हमें क्यों बचाया? आपने तो कहा था प्यार कमजोरी है। खन्ना मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। उसकी शर्ट खून से भीगी हुई थी। उसे गोली लगी थी। खन्ना सर, राघव चिल्लाया। खन्ना ने हाथ उठाया। घबराओ मत राघव, मेरा वक्त हो गया है। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैंने भी प्यार किया था और मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि मैं अमीर बन सकूं। आज तक उस पछतावे की आग में जल रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम दूसरा खन्ना बनो। खन्ना की सांसें उखड़ रही थी। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली, खून से सनी हुई डायरी। राघव, इसमें वो आखिरी 3 बातें लिखी हैं। वो बाप, वो बुजुर्ग, वो कोई और नहीं, वो सिस्टम है। वो कभी किसी को जीतने नहीं देता, लेकिन अगर तुम ये 8 बातें जान लोगे तो तुम उसे भी हरा सकते हो। खन्ना ने राघव का हाथ पकड़ा। याद रखना राघव, पैसा कमाना खेल है, लेकिन उसे भोगने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। बाज बनो। और इसके साथ ही खन्ना की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। शहर का सबसे बड़ा सट्टेबाज, जो कभी हारता नहीं था, आज जीत गया। उसने अपनी जान देकर अपना कर्ज चुका दिया था। राघव सन्न रह गया। एक तरफ उसकी बेहोश प्रेमिका, दूसरी तरफ उसका मरा हुआ गुरु, और हाथ में खून से सनी वो डायरी। अब राघव के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे वापस जाना था, भागने के लिए नहीं, बल्कि खत्म करने के लिए। उसे उस रहस्य को समझना था जो इस डायरी में था। उसे जानना था कि आखिर वो 8 बातें क्या है जिनके लिए लोग जान लेने और देने को तैयार है। राघव ने डायरी खोली। खून के धब्बों के बीच हिलती हुई लिखावट में 6ठा नियम लिखा था।
छठा नियम, जब सब कुछ खत्म होता दिखे तो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। राघव ने खन्ना के शव को देखा। कुर्बानी दी जा चुकी थी, लेकिन जंग अभी बाकी थी। सिंघानिया और वो रहस्यमय बुजुर्ग अभी भी जिंदा थे और वो राघव को ढूंढ रहे थे। राघव ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, अब वहां सिर्फ आग थी। एक ऐसी आग जो या तो दुनिया को जला देगी या खुद उसे। उसने एक गाड़ी स्टार्ट की। अब वो बाज शिकार करने के लिए तैयार था। खन्ना की मौत ने राघव के अंदर के इंसान को मारकर एक पत्थर दिल योद्धा को जन्म दे दिया था। जंगल की उस अंधेरी सड़क पर गाड़ी के वाइपर चल रहे थे, लेकिन राघव की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, खत्म करना। उसने अंजलि को देखा जो अभी भी बेहोशी की हालत में थी, और फिर पीछे की सीट पर पड़े खन्ना के शव को। उसने गाड़ी को जंगल के और गहरे हिस्से में मोड़ा। उसने खन्ना के शव को वही एक पुराने पेड़ के नीचे सम्मान के साथ लिटा दिया। उसके पास अंतिम संस्कार का समय नहीं था। उसने बस सूखे पत्ते इकट्ठे किए और खन्ना का चेहरा ढक दिया। उसने खन्ना की ठंडी हो चुकी कलाई से वो घड़ी उतार ली जो हमेशा सही वक्त बताती थी, और कसम खाई, आपका वक्त खत्म हुआ गुरुजी, लेकिन मेरा वक्त अब शुरू होगा, और ये वक्त उन शैतानों के लिए कयामत बनकर आएगा। राघव ने खन्ना की वो खून से सनी डायरी खोली। उसमें सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं था, उसमें शहर के हर बड़े आदमी की काली करतूतें थी। खन्ना सिर्फ एक सट्टेबाज नहीं था, वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर था। उसके पास सिंघानिया और उस बुजुर्ग सिस्टम के खिलाफ ऐसे सबूत थे जो सरकारें गिरा सकते थे। राघव को अब समझ आया कि वो लोग खन्ना से क्यों डरते थे। राघव ने डायरी का एक पन्ना पलटा। वहां 7वां नियम लिखा था। 7वां नियम, अपने दुश्मन को तब तक मत मारो जब तक कि वो पूरी तरह निहत्था न हो जाए। उसे वहां चोट पहुंचाओ जहां उसे दर्द नहीं बल्कि शर्म महसूस हो। राघव ने अंजलि को शहर के एक सुरक्षित गुप्त स्थान पर छोड़ा। उसने एक डॉक्टर का इंतजाम किया और खुद निकल पड़ा। अब उसके पास हथियार के नाम पर बंदूक नहीं थी, उसके पास वो डायरी थी। राघव सीधे शहर के सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक के घर पहुंचा। रात के 3 बज रहे थे। मालिक घबरा गया, लेकिन जब राघव ने उसे डायरी के कुछ पन्ने दिखाए तो उस मालिक के पसीने छूट गए। उन पन्नों में सिंघानिया और उस बुजुर्ग के ड्रग्स, अवैध हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे। राघव ने कहा, यह खबर कल सुबह की हेडलाइन होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मेरे पास तुम्हारी भी काली चिट्ठी है। मालिक के पास हक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह शहर में भूचाल आ गया। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर थी, सिंघानिया और उसके आका का पर्दाफाश। पुलिस, जो कल तक सिंघानिया की जेब में थी, अब मजबूर थी। ऊपर से दबाव आया और सिंघानिया के ठिकानों पर छापे पड़ने लगे। राघव अपनी कार में बैठकर दूर से ये तमाशा देख रहा था। उसने देखा कि सिंघानिया को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा है। सिंघानिया की नजरें भीड़ में राघव को ढूंढ रही थी, लेकिन राघव वहां नहीं था। वो तो अदृश्य था। बाज कभी जमीन पर खड़े होकर तमाशा नहीं देखता, वो आसमान से देखता है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। वो बुजुर्ग, वो सिस्टम अभी भी बाकी था। राघव जानता था कि सांप का सिर कुचलना जरूरी है। वो वापस उसी पुरानी हवेली की तरफ गया। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन राघव जानता था कि वो बुजुर्ग वहां नहीं मिलेगा। वो एक गुप्त रास्ते से भागने की फिराक में होगा। राघव ने खन्ना की डायरी में उस गुप्त रास्ते का नक्शा देख लिया था। वो जंगल के रास्ते हवेली के पीछे पहुंचा। वहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। वो बुजुर्ग उसमें बैठने ही वाला था। राघव ने अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ाई और हेलीकॉप्टर के सामने लगा दी। बुजुर्ग चौंका। उसने अपने गार्ड्स को गोली चलाने का इशारा किया।
लेकिन राघव ने गाड़ी से उतरकर हाथ ऊपर कर दिए। उसके हाथ में डायरी थी। रुक जाओ, राघव चिल्लाया। अगर मुझे गोली लगी तो ये डायरी इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी। मैंने इसे एक सर्वर से कनेक्ट कर रखा है। मेरी नब्ज रुकते ही पूरी दुनिया तुम्हारे सारे राज जान जाएगी। बुजुर्ग ने हाथ रोका। उसने राघव को पास बुलाया। हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा में राघव के बाल उड़ रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, तुम जीत गए लड़के। खन्ना ने तुम्हें अच्छा सिखाया। क्या चाहते हो? पैसा? पावर? ये पूरा साम्राज्य तुम्हारा हो सकता है। राघव ने उस बुजुर्ग की आंखों में देखा। उसने डायरी को हवा में लहराया और कहा, मुझे तुम्हारा साम्राज्य नहीं चाहिए। मुझे बस एक जवाब चाहिए। वो 8वां नियम क्या है जो खन्ना मरने से पहले मुझे नहीं बता पाया? बुजुर्ग हंसा, एक खोखली हंसी। उसने कहा, 8वां नियम? 8वां नियम यह है कि जीतने के बाद कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। लेकिन तुम बेवकूफ हो। तुम सब कुछ पाकर भी सवाल पूछ रहे हो। राघव मुस्कुराया। उसने जेब से एक लाइटर निकाला। तुम गलत हो, राघव ने कहा। खन्ना सर ने डायरी में 8वां नियम नहीं लिखा था, क्योंकि वो नियम लिखा नहीं जाता, वो जिया जाता है। और वो नियम है त्याग। जब तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओ तो उस सीढ़ी को खुद गिरा दो ताकि अहंकार तुम तक वापस ना आ सके। राघव ने लाइटर जलाया और उस डायरी में आग लगा दी। बुजुर्ग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सबूत, वो ब्लैकमेल का जरिया, सब जल रहा था। राघव ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं है और मेरे पास कोई लालच नहीं। अब हम बराबर हैं। पुलिस आ रही है, भाग सको तो भाग लो। राघव वहां से मुड़ा और जंगल की तरफ चल दिया। पीछे पुलिस के सायरन और हेलीकॉप्टर की आवाजें गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बुजुर्ग पकड़ा गया या भाग गया। उसका काम खत्म हो चुका था। उसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन खून बहाकर नहीं, बल्कि उस डर को खत्म करके। कुछ महीनों बाद राघव अब शहर का सबसे बड़ा नाम नहीं था। उसने अपनी सारी कंपनियों के शेयर बेच दिए थे। उसने वो सारा पैसा अलग अलग ट्रस्ट और एनजीओ में गुप्त दान कर दिया था। उसने अंजलि से शादी कर ली थी और वे दोनों शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। राघव ने एक छोटा सा स्कूल खोला था जहां वो बच्चों को पढ़ाता था। एक शाम राघव नदी के किनारे बैठा था, वही नदी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंजलि उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। राघव, अंजलि ने पूछा, तुमने इतनी दौलत, इतनी ताकत छोड़ दी, क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता? राघव ने आसमान की तरफ देखा। वहां एक बाज उड़ रहा था। नहीं अंजलि, राघव ने कहा, क्योंकि मैंने वो पा लिया जो पैसे से नहीं मिलता, सुकून। तभी वहां एक और परछाई आई। राघव ने मुड़कर देखा। वहां वही पुराना साधु खड़ा था जो उसे पहली बार इस पेड़ के नीचे मिला था, वही जिसने उसे बाज की कहानी सुनाई थी। राघव समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि समय का प्रतीक है। साधु मुस्कुराया, तुमने अपना चक्र पूरा कर लिया बाज। तुम गिरकर उठे, उड़े, शिकार किया और अंत में अपना आकाश खुद चुन लिया। राघव ने साधु के पैर छुए। बाबा, वो 8 बातें मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से सीखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया भी उन्हें जाने, ताकि कोई और राघव भटक न जाए। साधु ने कहा, तो कह दो, आज ये हवा, ये पानी और ये आकाश गवाह बनेगा। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने कैमरे की तरफ देखा, जैसे वो सीधे दर्शकों से बात कर रहा हो, और अपनी डायरी के पन्ने पलटने की बजाय अपने दिल के पन्ने खोले। दोस्तों, मैंने मौत को करीब से देखा है। मैंने गरीबी देखी है और मैंने वो अमीरी भी देखी है जो इंसान को गरीब बना देती है। एक बाज ने मुझे सिखाया था कि अगर पैसा कमाना है तो चाहे मौत आ जाए, लेकिन ये 8 बातें किसी को मत बताना।
आज मैं वो राज खोल रहा हूं ताकि आप वो गलतियां न करें जो मैंने की। 1. अपनी अगली चाल, नेक्स्ट मूव कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। जब तुम शोर मचाते हो तो तुम अपने दुश्मन को सावधान कर देते हो। अपनी योजना को इतना गुप्त रखो कि तुम्हारी सफलता का धमाका ही तुम्हारी आवाज बने। बाज हमला करने से पहले चिल्लाता नहीं है। 2. अपनी असली कमाई, ट्रू इनकम कभी किसी को अपनी सही कमाई या बैंक बैलेंस मत बताओ। अगर कम बताओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और अगर ज्यादा बताओगे तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे या जलेंगे। पैसे को खामोशी पसंद है, उसे नजर मत लगने दो। 3. अपनी लव लाइफ और घर के झगड़े, अपने बेडरूम की बातें और घर के क्लेश कभी बाहर वालों को मत बताओ। दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार बैठी है। मैंने अंजलि को खतरे में डालकर ये सीखा, तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत होना चाहिए, और ताकत हमेशा छिपी रहनी चाहिए। 4. अपनी कमजोरी और डर, वीकनेस कभी किसी को मत बताओ कि तुम किस चीज से डरते हो। जिस दिन लोगों को तुम्हारा डर पता चल गया, वो उसी डर को हथियार बनाकर तुम्हें गुलाम बना लेंगे। हमेशा आत्मविश्वास का मुखौटा पहन कर रखो, चाहे अंदर से तुम कितने भी टूटे हुए क्यों न हो। 5. अपना गुरु और ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज कभी मत बताओ कि तुम्हें सही जानकारी कहां से मिल रही है। खन्ना ने मुझे ये सिखाया, अगर तुम अपना स्रोत बता दोगे तो लोग उसे ही खरीद लेंगे और तुम बेकार हो जाओगे। अपनी जानकारी को अपना एकाधिकार, मोनोपोली बनाए रखो। 6. अपने किए हुए दान और पुण्य दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता न चले। जब तुम अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटते हो तो वो पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है, और अहंकार लक्ष्मी को सबसे ज्यादा नफरत है। 7. अपनी अतीत की गलतियां, पास्ट मिस्टेक्स, अपने पुराने पापों और गलतियों का रोना किसी के सामने मत रो। लोग तुम्हारे अतीत का इस्तेमाल तुम्हारे वर्तमान को बर्बाद करने के लिए करेंगे। जो गया वो गया, बाज कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। 8. अपना आखिरी लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, और सबसे जरूरी बात, कभी किसी को अपना आखिरी सपना मत बताओ, क्योंकि छोटे सोच वाले लोग तुम्हारे बड़े सपनों का गला घोंट देंगे। उन्हें तब पता चलने दो जब तुम उस सपने को हकीकत बना लो। राघव ने अपनी बात खत्म की। सूरज डूब रहा था और नदी का पानी सोने जैसा चमक रहा था। जिंदगी एक शिकार है और तुम एक शिकारी। तय तुम्हें करना है कि तुम बाज बनकर आसमान छूना चाहते हो या तोता बनकर पिंजरे में सिर्फ बोलना चाहते हो। पैसा कमाओ लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं। खामोश रहो लेकिन कमजोर नहीं। राघव उठा और अंजलि का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उस पुराने पेड़ से दूर चला गया। स्क्रीन पर अब सिर्फ वो उड़ता हुआ बाज दिखाई दे रहा था और पीछे राघव की आवाज गूंज रही थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन आपकी शुरुआत अब होती है। इन 8 बातों को गांठ बांध लो। दुनिया तुम्हें हराने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बाज को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, ये कहानी राघव की थी, लेकिन ये हकीकत हम सब की है। हम सब जिंदगी में गिरते हैं, धोखा खाते हैं और फिर उठने की कोशिश करते हैं। अगर राघव की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि ये कहानी आपकी जिंदगी के किसी पन्ने से जुड़ी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सबक था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बाज की तरह उड़ना चाहते हैं, तो कमेंट में अभी लिखें, आई एम अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूं। और हां, ऐसी ही जीवन बदलने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल गांव का लड़का AI को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, बाज की तरह जियो, शोर मत मचाओ, बस कर दिखाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव।